क्या होता है, जब सवाल को क्या तो कोई बंदा कहता है नहीं मेरी नजर में ऐसे नहीं, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे बनती है, इसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है, बट सब उसको बड़े गौर से सुनते हैं और समझते हैं। और उसके बाद अगर समझते हैं कि जो बंदा बात कर रहा है वो शायद ज्यादा फीलेबल है, तो बट सब उससे एग्री करते हैं। तो ये बट सब की बड़ी एक अप्रिशिएटेड बात है। मेरे आज के जो लास्ट पैनलिस्ट है मोहम्मद आसिफ राना साहब, ये भी हमारी बात के सीनियर मेंबर हैं और माशाल्लाह अल्लाह पे बहुत अच्छी इनकी ग्रिप है और ये बोर्ड लेक्चर में बहुत तैयारी करके आते हैं हर हवाले से, डेफिनेशन के हवाले से, उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से और केस लॉ के हवाले से बहुत ज्यादा तैयारी करके आते हैं। और यहाँ पे फिर बहुत अच्छी इनकी जो है डिबेट होती है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं करते बल्कि विद सपोर्ट ऑफ लॉ, विद सपोर्ट ऑफ जो है वो जजमेंट्स जो है वो बात करते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आपके लिए इंशाल्लाह काफी हेल्पफुल साबित होंगे। अब हम अपने से प्रैक्टिस करते हैं और हम सबको पता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो मोस्ट क्रूशियल सेक्शन है वो 122 है। सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक तरफ और सेक्शन 122 एक तरफ है, क्योंकि जो कुछ भी डिपार्टमेंट ने आपके साथ करना है वो सेक्शन 122 में ही करना है। आपकी जो रिटर्न आप फाइल करते हैं जो सेक्शन 120 में डीम्ड ऑर्डर बन जाता है, उसमें जो भी छेड़खानी करनी है, जो भी अमेंडमेंट करनी है, वो सेक्शन 122 के अलावा उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन सेक्शन 122 तक पहुंचने के लिए बेशुमार बैरियर्स हैं जिनको क्रॉस करके डिपार्टमेंट ने 122 को इन्वोक करना होता है। लेकिन बदकिस्मती है कि डिपार्टमेंट उन बैरियर्स की परवाह नहीं करता और बेदलील इसका 122 का इस्तेमाल करता है। यही वजह है सिंस द इंसेप्शन ऑफ ऑर्डिनेंस 2001 द मोस्ट लिटिगेशन जो है सेक्शन है वो 122 है, जो ट्रिब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लिटिगेशन चली है और आज भी चल रही है। मेरी नजर में तो अभी तक इसने बेशुमार पॉइंट्स है जो फाइनलिटी अटेन नहीं की, कुछ पॉइंट्स पे फाइनलिटी अटेन हो गई है, जैसे लिमिटेशन का पॉइंट आया था, अमेंडमेंट आई थी जो 5 ईयर को 6 ईयर किया, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो फाइनलिटी अटेन हो गई है। लेकिन अभी बहुत से पहलू हैं जो फाइनलिटी अटेन नहीं हुई और स्टिल इन लिटिगेशन वो जो है पॉइंट मौजूद हैं। तो उस हवाले से 122 की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अहम है और हम सब दोस्तों को इसके ऊपर बेशुमार मसाइल रहते हैं डिपार्टमेंट के साथ। जब भी वो हमारी अमेंडमेंट करने लगते हैं, 122(5) में हो, 122(5)A में हो, तो हमें बहुत से इस पे मसाइल पेश आते हैं और आमतौर पे जो है जो कोर्ट्स के डिसीजन है डिपार्टमेंट उनको खैर एक्सेप्ट भी नहीं करता, वो अलग बात है, नहीं करता तो हम लोग अपील पे चले जाते हैं, अपील में जाके हमें रिलीफ मिल जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि इसकी कोई इस तरह से इंटरप्रिटेशन या कोई सेटलमेंट हो जानी चाहिए कि जो कम से कम जिस इशू के ऊपर सेटल्ड लॉ है, जो हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया या सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया, वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग चीज हो जाए। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं जो प्रोग्राम है कि सबसे पहले थोड़ा सा इसके 15 मिनट का डेमो आपको दिया जाएगा 122 सेक्शन के ऊपर और वो डेमो देंगे जनाब नदीम भट्ट साहब। उसके बाद हाउस ओपन होगा, तमाम दोस्तों के जो सवाल हैं उनके जहन में जो भी सवाल हैं वो डायरेक्ट हमारे पैनलिस्ट को पुट कर सकेंगे और इंशाल्लाह उनका जो है जवाब मेरे पैनलिस्ट देंगे। मैं अपनी नाम नदीम भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टाइटल शीट लाएं और 15 मिनट है कि डेमो इसके ऊपर 122 के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है यूजर मेरा संकट से ही होता है, कुछ भी करने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है जिसने हमें मौका दिया कि अपनी जिंदगी में हम लोग मिल बैठ के कुछ चीजें शेयर कर सकें। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट, इंस्टेंट मैं दूसरी बातों में जाऊं, मैंने कोशिश की है कि मैं जितना इसको सम अप कर सकूं। मैंने कोई 14 पॉइंट्स का एक एजेंडा छोटा सा बनाया, एक मिनट में आपसे लूंगा एक पॉइंट के ऊपर। बाकी पॉइंट्स माशाल्लाह आप सब लोग लर्नड है, बैठे भी हुए हैं, इधर भी है उधर भी है, तो अगर कुछ रह जाएगा तो बाकी इंशाल्लाह ताला वो मिल के फिर उसको शेयर करते हैं। अच्छा, पहले ये है जी कि मैंने पहले भी बताया था YouTube चैनल हमने बनाया हुआ है। जितनी हम वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं वो हम अपलोड कर देते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो चाहे आप हो, कोई बंदा हो, बड़े आराम से वहां से जब मर्जी उसको सीन कर सकता है। तो ये लाहौर टैक्स बार को क्रेडिट जाता है कि अभी तक 500 प्लस वीडियोस हम इसके ऊपर अपलोड कर चुके हैं। जितने भी सेमिनार जो पॉसिबिलिटी मुझसे हुई, जहां भी हुआ, जैसे हुआ, हमने रिकॉर्ड कर लिया उसको। दूसरी बात यह कि मैंने अपनी बुक जो है 2018 से 13 तक की, 23 तक की, वो मैंने हमारा फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम पे।
वहां पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अभी मैंने अपने आप से और अल्लाह से और लोगों से कमिटमेंट की हुई है कि जब तक जिंदगी है जितनी मेरी किताबें आप तक आएंगी वो सारी फ्री होंगी सबके लिए, इंशाल्लाह ताला। कोशिश यही है। 18 से 23 तक की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब आते हैं जी नेक्स्ट 122 सेक्शन। इसका जो 14 पॉइंट्स है पहले क्विकली एक नजर देखते हैं, फिर वन बाय वन करके एक मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्विकली मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये पहला जी सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन इसमें यूज होगा, या ऑर्डिनेंस है या सबसेक्शन होता है, इस पे थोड़ी बात होगी। फिर वेयर देयर इज टू ऑब्स्टेंटी क्लॉजेस या सेक्शन होंगे तब क्या होगा, अगर क्लास आ जाएगा मेन स्टैट्यू और रूल्स में तो क्या होगा। फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर लॉज के साथ सुपीरियर और इक्वल या लोअर वाले से क्लैश करेगा तब क्या होगा। फिर 122 की जरूरत क्या थी, डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या चीज है, इस सेक्शन में ये वर्ड यूज होता है। फिर टाइम लिमिटेशन जो पहली अमेंडमेंट है वो कब तक हो सकती है, फर्दर अमेंडमेंट कब तक हो सकती है। फिर इसके बाद जो एडिशनल कमिश्नर के पास जो पावर है कि वो इसमें एरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू वो कब कर सकते हैं। और फिर 122(9) का नोटिस है, आपको पता है पहले लिमिटेशन कुछ और थी, अब बदल गई है। मौका तो खैर सबको मिलना चाहिए, उसके बगैर तो डिसीजन हो नहीं सकता। फिर इसमें वर्ड यूज हुआ एज मेनी टाइम एज द कमिश्नर डीम फिट, इसमें थोड़ी बात करेंगे। 12 मैंने अपने पास से लिखा है कि इस सब को पढ़ने के बाद एक ही चीज आपके सामने आएगी और वो यह है कि अब आपको कंप्लायंस करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा देयर इज नो वे टू रन, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अगर आप किसी तरह बेनिफिट प्रेशर डाल के अदरवाइज आप ले लेते हैं तो क्या नेक्स्ट कोर्ट नेक्स्ट एपीलेट बॉडी आपको वो रिलीफ देगा या उसको मेंटेन करेगा, ये क्वेश्चन अपनी जगह पे होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, 122 लगाने से पहले अगर 111 करना है तो वो पहले आएगा, उस टाइम डेट पे भी हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। अब तो उन्होंने कह दिया, अमेंडमेंट भी कर दी है कि नोटिस के अंदर ही वो आपको लिख देंगे तो उनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि ऑडिट जो है उसमें कुछ रिलीफ मैंने 1-2 केसेस में लिया। 105 क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 का, 4 साल में अगर एक दफा आपको ऑडिट हुआ है तो वो रिलीफ आप उसमें अगर, लेकिन अगर कमिश्नर के पास वो बोर्ड से पावर ले ले तो फिर वो ऑडिट आपका कर सकते हैं, इवन के वो रेगुलर बेसिस पे भी हो सकता है। और लास्ट है कि 122 अकेला पढ़ के कोई फायदा नहीं होना, इसके साथ आपको 121 से ऑनवर्ड 192 तक इनकी सबकी थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस होगी, लाजमी होगी। मैं वापस आता हूँ जी क्योंकि इधर स्पेसिफिक है। सब्जेक्ट टू दिस, इस पे क्लिक करो जी जरा। सब्जेक्ट टू जो है ये मैंने एक छोटी सी शीट बना दी है, एक जजमेंट भी मैंने साथ रेफर कर दी है। उसमें ये है कि ये डिस्कस हुआ है जब आप किसी सेक्शन में पढ़ेंगे सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन तो वो सब सर्विएंट बन जाएगा और बाकी चीजें मिला के आपको उसके साथ पढ़नी पड़ेगी। वैसे भी आपको पता है नंबर ऑफ जजमेंट्स है कि लॉ को कलेक्टिवली पढ़ा जाता है, सिर्फ एक सब सेक्शन पढ़ के आप मतलब नहीं निकाल सकते। उसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं। अगर आप कैपिटल गेन निकालते हैं तो उसमें 2 तरह की चीजें 22 तक थी। एक कि आपने कंसिडरेशन रिसीव्ड में से जो पेमेंट्स, जो आपकी पेमेंट्स हैं या उसकी कॉस्ट है एसेट की, वो माइनस करनी है। साथ ही आगे सब सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने 4 साल बाद कैलकुलेट किया तो कैपिटल गेन 0 हो जाएगा। अब मैं अगर पहले को सिर्फ पढ़ के चुप हो जाऊं तो नेक्स्ट वाला तो पूरा नहीं होगा मेरा, तो कलेक्टिवली जब आप पढ़ेंगे तो अमाउंट 0 पे चली जाएगी। बहरहाल इसमें डिस्कशन हुई है कि सब्जेक्ट टू जब यूज होता है 2-3 तरीके होते हैं। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, पूरा ऑर्डिनेंस, सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन तो फिर वो टू दैट एक्शन। बहरहाल इसका एक पर्पस आपको बताना था क्योंकि ये सेक्शन शुरू ही सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी चीजें मिला के आप पढ़ेंगे तब आप आगे जाएंगे। पीछे वाली वापस क्लिक करो ऊपर। दूसरा पॉइंट है व्हेन जब 2 आपके नॉन ऑब्सेंटी क्लॉज, में आपको एक दे भी देता हूं, पीछे जब मैं सेमिनार और भी किए थे उसमें भी एक सवाल हुआ, जब 2 नॉन ऑब्सेंटी सेक्शन एक ही वक्त में आ जाए तो जो लेटर ऑन होगा वो प्रिवेल करेगा। एक तो मैंने जजमेंट साथ रेफर कर दी है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मेरे पास है, 169 सेक्शन ये कहता है कि आप एफटीआर के अंदर टैक्स करंट नहीं ले सकते, लेकिन 65 डी और ई कहता है कि आपको एफटीआर में भी करंट मिलेगा। तो जनाब फिर प्रिवेल कौन सा करेगा, पहले वाला कि बाद वाला? जो वो बाद में आया है वो पहले वाले को ओवरराइड करेगा, क्योंकि उसका मकसद ये था कि पूरे टैक्सेस से छूट दी जाए।
आपको मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करा लूं और आपसे कहूं तुम्हें सारे टैक्सेस से छूट है लेकिन एफटीआर का टैक्स तुम दोगे, तो आप मजाक उड़ाएंगे मेरा जनाब ये क्या बातें आप कर रहे हैं, या तो मुझे आप छूट दें या ना दें। दिस इज वाई के एफटीआर के अंदर भी उन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट पुरानी या नहीं कर रहे थे उनको तमाम टैक्सेस जो इनकम टैक्स लॉ में थे उससे छूट दी गई 65D और E के अंदर। क्लिक करो जी, वापस आओ। तीसरा, अगर स्टैच्यू और रूल में क्लैश हो जाए तो रूल्स कैन नॉट ओवरराइड स्टैच्यू, वो आपको पहले से पता है, ये क्लैशेस आ जाते हैं तो ओवरराइड कौन करेगा, मेन स्टैच्यू करेगा, क्योंकि सेकेंडरी रूल है, उसकी जजमेंट्स मैंने साथ कोड कर दी है। कोशिश मैंने की कि साथ ही जजमेंट डाल दूं ताकि इजीली बंदा उसको पढ़ भी सके कि ये कहां अवेलेबल है। नेक्स्ट आओ जी पीछे। अब अदर लॉ से अगर क्लैश है तो पहले तो सेक्शन 3 आ रहा है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ इनकम टैक्स लॉ से इनकंसिस्टेंट होगा तो इनकम टैक्स ओवरराइड करेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहे तो फिर क्या होगा, सुपीरियर में सुपीरियर एग्जिस्ट करेगा, अगर बराबर या लोअर कोई लॉ है तो फिर इनकम टैक्स लॉ प्रिवेल करेगा, फिर दूसरे वाला नहीं करेगा। आगे चलो जी, अमेंडमेंट में आओ। ये मुख्तलिफ तरह की अमेंडमेंट है, आपको पता है 122 के अंदर है, इसमें रिवीजन बाय द कमिश्नर भी 122A भी है, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। अगर आपका एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं आपको मिल रहा, अप्रूवल नहीं हो रही, तो वो आप 122B में रिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। फिर एग्रीड भी है, आजकल आप देख रहे हैं नोटिस जो आ रहे हैं जिनको 122 नो आ रहा है, कुछ जगहों पे साथ ही 122D का नोटिस के साथ आया हुआ है कि अगर आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं आप आ जाए हमारे साथ, बैठ के बात कर रहे हैं। और आखिरी ये है कि आल्दो के 122 सेक्शन खत्म हो चुका है लेकिन 10th शेड्यूल के अंदर अभी भी वो अवेलेबल है कि अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा स्पेसिफाइड टाइम के अंदर तो उसकी प्रोविजनल असेसमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद भी थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, आप अपनी रिटर्न फाइल करके 120 में आ जाए। अगर आप वो भी नहीं अवेल करेंगे तो वो प्रोविजनल असेसमेंट आपकी फाइनल हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आल्दो नहीं है बट 10th शेड्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है उन लोगों के लिए जो रिटर्न अपनी फाइल नहीं करेंगे। पीछे और वापस डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी, इसमें तो नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी उनके पास ना हो, डेफिनेट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं डेफिनेट होनी चाहिए। इसमें जजमेंट भी मैंने 2 कोड कर दी है, सुप्रीम कोर्ट का भी रेफरेंस दे दिया, हाई कोर्ट का भी अंदर है और ट्रिब्यूनल की भी जजमेंट्स हैं कि जब तक अब वर्ड क्या आ रहा है, वर्ड आ रहे 2, ऑडिट या आपका डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अब आप ऑडिट के थ्रू इंफॉर्मेशन लेंगे या डेफिनेट होगी तभी आपको 122 लग सकता है। वापस आओ जी, नेक्स्ट क्या है, 122(2) की लिमिटेशन दी। आपको पता है कि पहली जो अमेंडमेंट है अगर आप देखें तो वो लॉ ये कहता है कि जिस साल में आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के नेक्स्ट 5 साल तक की आपकी अमेंडमेंट इन असेसमेंट हो सकती है। मसलन मेरा ईयर एंड है जून 2022, मैंने सितंबर 2022 में मैंने रिटर्न फाइल कर दी। सितंबर 22 का मतलब है कि अगर मेरा जून ईयर एंड है तो जून 23 मेरा फाइनेंशियल ईयर में क्लोज होगा। उसके बाद के 5 साल 24, 25, 26, 27, 28, 30 जून 28 तक 30 जून 22 का अगर मैंने रिटर्न उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें फाइल की है उसके बाद के 5 साल 30 जून 28 तक आपकी पहली अमेंडमेंट इन असेसमेंट हो सकती है। वंस द टाइम विल बी elapsed, फिर ना आप कुछ कर सकते हैं और ना डिपार्टमेंट कुछ कर सकेगा। नेक्स्ट आओ, ये पहली अमेंडमेंट। और आपको पता है फर्दर अमेंडमेंट में क्या है, अगर अब फर्दर अमेंडमेंट में बड़ी बहस हो चुकी है, 2 बातें सिर्फ आपसे कहूंगा। इसमें वर्ड है एज मेनी टाइम्स एज द कमिश्नर डीम फिट। पहली बात तो ये है, एक तो टाइम ड्यूरेशन है, 5 साल वाला पीरियड होता नहीं, प्लस उन्होंने ये ऐड कर दिया कि 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में आपको अमेंडेड ऑर्डर इशू होगा उसके फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के नेक्स्ट 1 साल तक वो या ओरिजिनल टाइम विच एवर इज लेटेस्ट जो बाद में आएगा। और अब अगर मुझे आपको काबू करना है तो मैं 30 जून 28 तक तो मेरे पास टाइम है, और अगर मैंने आपको पकड़ना है तो मैं आपको मई 2028 में आपको एक 122 का 177 का 214C का जो भी होगा उसके प्रोसेस के थ्रू मैं आपको अंदर लेके आऊंगा, तो मेरे पास 2 साल और आ जाएंगे। मैंने लटका दिया आपको। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऑडिट का तो बिल्कुल ठीक है, अभी मैं वो भी पॉइंट इसके अंदर शेयर करूंगा। ये तो जजमेंट साथ मैंने कोड कर दी कि ये दोनों पीरियड अलग अलग है, विच एवर इज लेटर प्रिवेल करेगा। नंबर 2 ये है जो मेरा ऑब्जेक्शन है वो ये है, आपने ये तो भी आगे जाके पढ़ना है कि शो काज नोटिस इश्यू होने के बाद
160 दिन 180 दिन के अंदर और प्लस एक्स्ट्रा जो 90 दिन अगर है वो आप वो कमिश्नर से अप्रूव करके तो वो 210 दिन मेरा या 260 दिन बन जाते हैं, वो ले सकते हैं। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि शो ऑडिट रिपोर्ट आपके पास आ गई, ऑडिट रिपोर्ट के बाद शो का नोटिस कितनी देर में इशू होगा? वो करेगा ही नहीं और कर भी नहीं। मेरे 2-3 केसेस में यही हुआ, वो शो का नोटिस ही नहीं इशू कर रहे। जब तक शो का नोटिस इशू नहीं होगा वो 6 महीने का टाइम शुरू नहीं होगा जनाब। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि शो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने और नोटिस इशू करने का भी कोई डेडलाइन होनी चाहिए कि यहां तक भाई आप ये इशू कर सकते हैं। बार वाला तो बाद में देखेंगे हम, पीछे वाली वापस। नेक्स्ट देखो क्या 122(5) है जी, इसमें कुछ जजमेंट्स मैंने कोट कर दी है। आपको पता है इसमें 2 पॉइंट्स है, एरोनियस इन सो फार इट्स प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मेट होगी, इसमें जजमेंट भी मैंने कोट कर दी है। इसके बगैर 122(5) है जो कि एडिशनल कमिश्नर के पास पावर है, वो आपको इन्वोक नहीं कर सकते। कितनी जजमेंट है जिसमें ड्रॉप भी हुई है प्रोसीडिंग, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपनी चीजों को बेहतर रखें। इस सब को पढ़ने के बाद एक ही चीज समझ आती है जो मैंने शुरू में कहा, आपको लीगल कंप्लायंस चाहे वो फैक्चुअल है या अदरवाइज है, आपको वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अदरवाइज और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बाकी लीगल पॉइंट पे आप लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप लड़ लें, वो अपनी जगह पे है। पीछे वाली वापस उसको क्लिक करना था ना। हाँ, आप अगले पेज पे 122 में वही है। पहले क्या था, उन्होंने ये जब इस पे अमेंडमेंट आई थी, उन्होंने कहा जो नोटिस आपको ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021 इशू हो गए उनका ड्यूरेशन मैंने ऊपर शॉर्ट करके लिख दिया 180 दिन, और अगर उसमें नहीं होता तो वो कमिश्नर से स्पेशल टाइम लेके तो 90 दिन और ऐड करके 260 दिन के अंदर शो का नोटिस इशू होने के बाद आपको फाइनल ऑर्डर आपका मिल जाना चाहिए। जो कि पहले था अगर तो वो 210 दिन बनते हैं, उसमें रिप्लेस सिर्फ 120 दिन हुए हैं, बाकी उधर एक पॉइंट अपनी जगह पे इंटैक्ट है। वापस आ जाओ, क्योंकि 15 मिनट में ये एज मेरी टाइम थी। इस पे बड़ा 1-2 फिक्रे आपको दूंगा तो मैं अपनी चीज क्लोज कर लूंगा। एक बंदे ने कहा कि आप ये डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं कमिश्नर को, एज मेनी टाइम एज द कमिश्नर डील कर। वो चुप रहे, उसने फिर बोला, उसने कहा कि आप ये डिस्क्रिशनरी पावर इनको दे रहे हैं एज मेनी टाइम एज द कमिश्नर डील कर। जब वो तीसरी दफा आया ना, उस बंदे ने कहा मेरी बात सुनो, तुम मुझे ये बताओ तुमने कुछ चोरी की है, कंसीलमेंट की है तुमने कोई? कहते जी नहीं। तो कहते तुम्हें क्या परेशानी है? ये उसके लिए है। देखे, एक बंदे की पहले प्रॉपर्टी पकड़ी गई, फिर बैंक अकाउंट पकड़ा गया, फिर गाड़ी पकड़ी गई, फिर कुछ और चीज आ गई। तो ये एज मेनी टाइम का मतलब ये है बेसिकली कि अगर किसी बंदे ने कंसीलमेंट की हुई है तो उसको पकड़ने के लिए ये एज मेनी टाइम है। ये नहीं कि एक दफा अमेंडमेंट हो गई, 2 दफा हो गई, 3 दफा हो गई, एज मेनी टाइम्स है। जितनी दफा बंदे की चोरी पकड़ी जाएगी, कंसीलमेंट पकड़ी जाएगी, उतनी दफा अमेंडमेंट हो सकती है, प्रोवाइडेड कि वो टाइम लिमिटेशन के अंदर कर रहा हो। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली चेक एंड बैलेंस, ये डिटररेंट फैक्टर उन लोगों के लिए था जिन्होंने बेसिकली अपनी चीजों को कंसील किया हुआ था। वापस आओ, ये सुप्रीम कोर्ट वाला जी नेक्स्ट पॉइंट आगे है, अगले पेज पे था। वो मैंने आपको शुरू में कह दिया। आपको पता है ये काफी कंट्रोवर्सी चलती रही कि लोगों को 122 का नोटिस पहले आ गया, 111 का बाद में आया। वो तो सिंपली लोगों ने फेवर में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस पे आई हुई है, बड़ी क्लियर कट है। एक ये भी जजमेंट है, उन्होंने ये भी कहा जब ये अमेंडमेंट नहीं आई थी कि अगर आपको लास्ट पहले में जाके सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जिस दिन 122 इशू हुआ है ना, उसी दिन अगर 111 इशू हुआ है तो तब भी वो वैलिड रहेगा। वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन फेमस वो वाली होगी जो लोगों को फेवर कर गई, वो वाली। ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट को फेवर कर गई थी कि जिस दिन आप तो खैर अमेंडमेंट आ गई है ना, अब तो क्लियर है, अब तो नोटिस के अंदर ही वो आपको डाल के दे देंगे। नेक्स्ट देखो, ये क्लॉज जो मैंने कहा था, इसकी वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दफा अगर आप उसको पहले देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे 4 साल में किसी साल का ऑडिट, ऐसे नहीं है। इसकी वर्डिंग पे गौर करें, इस पे एक सर्कुलर भी बोर्ड ने दिया हुआ है। अगर पिछले 4 साल में किसी भी साल का ऑडिट आपका मुकम्मल हो गया आपका ऑडिट हो गया किसी भी साल का, तो फिर आपको 4 साल का रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑडिट पेंडिंग पड़ा हुआ है तो फिर जनाब वो चूंकि ऑर्डर भी हुआ ही नहीं है,
तो फिर हो सकता है 2-3, और एंड में उन्होंने अपने आप को कवर किया कि अगर कमिश्नर साहब थे उससे अप्रूवल ले लें बोर्ड से कि जनाब मुझे डाउट है या वट एवर रीजन जो भी वो प्रेजेंट करेंगे कि मैं फिर भी करना चाहता हूँ इनका ऑडिट, तो वो उनको स्पेशल पावर देके किसी भी साल का ऑडिट किया जा सकता है। फिर आप क्लॉज का सहारा लेंगे भी तो वो उसको ओवरराइड करके पावर एक्सरसाइज कर लेंगे। नेक्स्ट आओ जी, लास्ट है जी मेरे पास ये डिफरेंट सेक्शन से जब मैं देख रहा था, इनके बगैर आप 122 का कोई फायदा नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो मैं क्या करूं, बेस्ट जजमेंट है आपके पास, या रिटर्न फाइल नहीं करते। अगर ऑडिट करना है 177 है, रेक्टिफिकेशन 221 है, 214 जब बोर्ड सेलेक्ट करेगा, और डिडक्शन इनडिविजिबल 21 और 174 इसके बगैर आपको पता है 122 होता नहीं। अप्रूवल बेसिस में अगर 3 साल में लायबिलिटी ट्रेडिंग लायबिलिटी पे ऑफ आप नहीं करेंगे, चौथे साल में इनकम में आ जाएगा। और इसी सेक्शन के अंदर लोन, एडवांस, गिफ्ट और शेयर डिपॉजिट मनी एक्सक्लूजन्स को निकाल के अगर आप क्रॉस चेक में रिसीव नहीं करते या अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर नहीं है तो आपकी इनकम बन जाएगा। 111 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफी लोगों को इससे सबक मिल चुका हुआ है और फर्दर वो दे भी रहे हैं। और 182 यदि पेनल्टीज है, और अगर अल्टीमेटली पेनल्टी और टैक्सेस देने के बाद भी बंदा जो है वो उसी तरह ही है, वो बड़ी बात आ रहा, तो फिर प्रोसिक्यूशन आगे है विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट, वो 192 सेक्शन है। मैंने कोशिश की कि मैं 122 को आपके साथ प्रेजेंट करूं, सिर्फ आखिरी पॉइंट शेयर करूंगा फिर क्लोज करूंगा। ये सेक्शन हम पढ़ क्यों रहे, व्हाई दिस इज। देखिए पहले क्या होता था, 30 जून 22 तक, 30 जून 2002 तक हर केस का ऑडिट होता था स्वाइस सेल्फ असेसमेंट और स्पेसिफिक केसेस पे। मैं खुद जाता रहा, 4 जगहों पे जाना होता, 62 का नोटिस इशू हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आए थे। उधर पहले एमटीयू में भी दफ्तर था और बीएचए में, फिर आपका लॉरेंस ऑफिस में था, लोअर पैलेस में था, ये तो था ही था। तो पता चलता था कि सारा दिन ही बाहर गुजर गया और हेयरिंग फिर भी पूरी हो रही, किसी का टाइम ले रहे हैं, किसी की रिकॉर्ड दे रहे हैं। हर साल का 62 का ऑडिट होगा स्वाई कुछ चीजों को निकाल के, और हर साल होगा, और टाइम ड्यूरेशन 5 साल वाला अपनी जगह पे था, 161 अपनी जगह पे था। सो उन्होंने कहा जनाब कि क्या आपने परेशान किया हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलियन को बुलाया गया, उन्होंने लॉ बनाया 1 जुलाई 2002 से, उन्होंने ये 120 सेक्शन डाला कि भाई रिटर्न जो आप फाइल करेंगे हम उसको समझेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दीस सेक्शंस। अगर हमारे पास कोई चीज आपकी आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई कि आप लोगों ने इंफॉर्मेशन सही फाइल नहीं की हुई है, तो हम आपसे पूछेंगे भाई आप आके हमें जवाब दें थ्रू टोटल ऑडिट के या थ्रू अमेंडमेंट। अच्छा, असेसमेंट का मैं लास्ट सेंटेंस देके क्लोज करूंगा। मैंने अमेंडमेंट के ना 2 नाम रखे हुए। अगर मुझे आपका टोटल ऑडिट करना है तो मैं आपको 177 और 214 सी में लेके जाऊंगा, और अगर मुझे कोई एरिया या स्पेसिफिक एरिया चेक करने हैं तो फिर मेरे पास 122 अवेलेबल है। 122 दोनों पे अप्लाई हो रहा है, चाहे वो टोटल ऑडिट के थ्रू आ रहा है या पार्शियल ऑडिट आ रहा है। अब आप एक हिस्से का कराएं या कुछ हिस्सों का कराएं या पूरा अपना एंटिटी का ऑडिट करवाएं, वो दोनों सूत्रों में आपको 122 के अंदर लेके आएगा। जैसे भट्टी साहब ने कहा कि ये क्रक्स है बेसिकली, सारे सेक्शन एक तरफ और ये वाला एक तरफ, लेकिन 161 और 205 को ना बोले, मेजर पैसा तो वहां से इकट्ठा होता है। ये ऑडिट करके भी आपने 10-15% इकट्ठा करना है, बाकी तो आपको विदहोल्डिंग से आना पैसा मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इतने टाइम में उसको थोड़ा सा समेट के आप तक पहुंच सकूं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे दरमियान में पाकिस्तान टैक्स बार के वाइस प्रेसिडेंट शाह मोहम्मद शहजाद साहब तशरीफ रखते हैं। मुझसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं मोहम्मद शहजाद साहब। नदीम भट्ट साहब हमेशा की तरह बहुत मेहनत से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, लेक्चर तैयार करते हैं और आज भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत से जो है अपना जो है वो डेमो दिया है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली और एक्सटेंसिवली सेक्शन 122 को उन्होंने डिस्कस किया है। ना सिर्फ उसकी डेफिनेशंस को बल्कि उसके हवाले से जो केस ला है वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली जो है हमें डेमो दिया। उम्मीद है कि मेरे सब दोस्त इससे मुस्तफीद हुए होंगे। जहाँ तक भट्ट साहब ने 2 बातें की है, मैं ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहूँगा। एक जो भट्ट साहब ने ऐड किया है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो है वो उनको जो शोकाज देना है उसकी भी कोई टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। तो उसके लिए भट्ट साहब श्योरली हमें कोई लॉ में अमेंडमेंट चाहिए होगी। इस तरह हम डिपार्टमेंट को पाबंद नहीं कर सकते। इस तरह की प्रपोजल जो है वो हमें जो अभी बजट गया उसमें प्रपोजल देनी चाहिए थी कि इसमें हम एफबीआर को पाबंद कर सकें अथॉरिटीज को कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं फिर ये ना हो कि 6 माह के लिए आप सोचें, फिर उसको फौरन शोकाज दे, आपकी जो लिमिटेशन है 180 डेज की वो स्टार्ट हो जाए और that must be concluded into order.
सेकंड बात बट साहब ने की है वो सेक्शन 111 के हवाले से जो लेटर जजमेंट जस्टिस मुनीर साहब की है कि आपको 111 का नोटिस जो है वो पहले देना है या साथ देना है। वहाँ पे मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, वो जस्टिस मुनीर साहब ने डिस्कस किया कि जहाँ पे ऑडिट इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे 177 इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे ये सिचुएशन है कि उन्होंने 111 देना कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए मेरे से पहले अपना रिप्लाई लेंगे कि ये मेरे पास है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और फिर उनका जजमेंट लिखना दैट विल बी कल्मिनेटेड इनटू ऑर्डर अंडर सेक्शन 111। उसके बाद फिर 122 लॉ दिया जाएगा, तो वो इस सीरीज में देना है। सेकंड उन्होंने डिस्कस किया है कि ये साइमल्टेनियस एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो उसके बैरियर्स हैं सेक्शन 111 के 122(5) के, उनको फुलफिल करेंगे तो सेम डे में हो सकता है, अदरवाइज सेम डे में उन्होंने क्लियरली होल्ड किया वो सेम डे में नहीं हो सकता। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पैनलिस्ट यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की थी, तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो पहले डिस्कशन के ऊपर है। जो हमारे दोस्त हैं, जो लर्नर मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, उनके जहन में जो सवालात हैं 122 के हवाले से, वो किसी किस्म के हैं, वो डिपार्टमेंट की इसके एप्लीकेशन के हवाले से हैं, ये जजमेंट के हवाले से हैं, जो लेटेस्ट जजमेंट है हायर अपील कोर्ट्स की, उसके हवाले से है। तो मैं चाहूंगा कि हम उसकी तरफ आप आए और मैं गुजारिश करूंगा अपने आपसे माइक लेके तरह जो भी मेरे दोस्त सवालात करने चाहें प्लीज वो अपने क्वेश्चन पुट करें। आप सबके पास माइक है, वो आपको माइक देगा, आप मेरे पैनलिस्ट से वो क्वेश्चन कर सकते हैं 122 के हवाले से। प्लीज एनीवन। ये माइक ना इधर दे दे, थोड़ा थोड़ा इससे भी थोड़ा प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जो हमारे पैनलिस्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा आपको इसमें ब्रीफ करते हैं, उसके बाद जो है फिर आप क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। तो मोहम्मद आसिफ राना साहब जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्रीफ करना चाहेंगे। मोहम्मद राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले जो 122(4) है वहाँ जो लिमिटेशन दी गई है इसको जरा थोड़ा सा क्लियर कर लें। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 122(4) के बारे में, इसकी क्लॉज जो ए है ये कहती है 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज इशूड और इज ट्रीटेड एज हैविंग इशूड द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर। यहाँ बात की जा रही है एक क्लॉज में ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर की। अब ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर वो है जो 120 में डीम्ड हुआ है, 120 सेक्शन में, और जो बी क्लॉज है 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज इशूड और इज ट्रीटेड एज हैविंग इशूड द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर टू दी। यहाँ वर्ड यूज हो रहा है बी क्लॉज में अमेंडेड का। हमारे दरमियान असिस्टेंट अपनी हाई कोर्ट जनाब चौधरी इसमाइल साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पोजीशन है चौधरी अनवर इसमाइल साहब। 4A और B पर क्लॉज ए और 4A निकालिएगा, ए क्लॉज। यहाँ देखिए जरा, यहाँ वर्ड यूज हुआ है 5 years from the end of the financial year in which the commissioner has issued or is treated as having issued the original assessment order। यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए, ये ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर की बात हो रही है जो कि 120 में था डीम्ड सेक्शन के मुताबिक, जो डीम्ड हो गया था। जैसे आपने रिटर्न फाइल की वैसे ही वो असेसमेंट ऑर्डर डीम्ड ऑर्डर बन गया था। जबकि बी क्लॉज जो है वो है 1 year from the end of the financial year in which the commissioner has issued or treated as having issued the amended assessment order। यहाँ amended assessment order की बात हो रही है। फर्स्ट में ओरिजिनल है, सेकंड में amended है। मीनिंग thereby amended का मतलब ये है कि जहाँ आपने 114(6) में अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल की थी, वहाँ वो 122(3) में वहाँ अमेंडेड ऑर्डर 122(3) में बन गया हुआ था। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहा है लेजिस्लेटर, जो मेरा इंटेंशन जो मैं उसकी समझ रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग, कि जहाँ आपकी रिटर्न रिवाइज हो जाती है 122(3) का जब ऑर्डर बन जाता है, तो फिर लिमिटेशन जो है वो 122 में वर्ड जो यूज हुआ है वो लेटर ऑफ का
later लेटर ऑफ टू तो later ठीक है बाद का है। तो मीनिंग देयर बाय जब ऐसे आपने रिटर्न रिवाइज की है, फॉर एग्जांपल आपकी रिटर्न है 2022 की, तो आपने जैसे रिटर्न फाइल की वो आपका मैंडेटरी ऑर्डर बन गया, डीम्ड ऑर्डर बन गया। उसके बाद आपने 114(6) में जब उसको रिवाइज कर दिया उस रिटर्न को, तो वो आपकी रिटर्न 122(3) में अमेंडेड ऑर्डर बन गया दोबारा। अब अगर 2024 में जाके आप ये रिटर्न रिवाइज कर देते हैं, तो फिर जो लिमिटेशन होगी वो लेटर ऑन होगी, लेटर ऑफ होगी, जो बाद वाला पीरियड होगा, जैसे ही 5 साल वाला जो पीरियड है वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ फिर यहाँ जो फेवर दी जा रही है वो महकमे के हावी होगी, वो उसको एक्सरसाइज करेगा, तो वहाँ 5 साल वाली ही लगेगी प्रीमियम जो है वो लगेगी लिमिटेशन। अब उसके बाद जो है अगर वो लास्ट ऑफ द ईयर करता है, फॉर एग्जांपल वो 2000 जाके 26 में वो रिवाइज कर देता है, तो फिर वो जो लिमिटेशन जो होगी वो होगी जो भी लेटर ऑफ होगी, जो पीरियड जो कल एक्सपायर्ड होगा बाद में, वो फिर अप्लाई उसके ऊपर होगा। एक तो ये थी इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इसको पढ़ने के बाद। अच्छा, दूसरा जो यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाजत दी जाए तो। अच्छा, उसमें ये जो 122(5) है, 122(5) ये अगर इसको आप गौर से पढ़ें तो ये है एन असेसमेंट ऑर्डर। मेरी तरफ नजर वीक, जरा दूर की तरफ कमजोर है, मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ। एन असेसमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर और एन असेसमेंट ईयर shall only be amended under subsection 1, and an amended assessment for that year shall only be further amended under subsection 4 where on the basis of audit or on the basis of definite information। पहले जो वर्ड था वो था ऑडिट और अदरवाइज था। अब ये इंसर्शन हुई है जिसमें उन्होंने ऑडिट और ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन कर दी है। अब जो ऑडिट के जरिए 122 की अमेंडमेंट करनी है, उसमें जो सबसे ऑडिट कंप्लीशन करने के बाद ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है और उसमें ऑडिट ऑब्जर्वेशन देनी है, ऑडिट फाइंडिंग देनी है, उसके बाद 122 जो है 177(6)(a) आ जाता है। 177(6)(a) ये कहता है फिर कमिश्नर ये कंसीडर करेगा कि क्या उसको अमेंडमेंट करनी चाहिए 122(1) में या 122(4) में। मीनिंग देयर बाय कि कमिश्नर जो है वो फुली अप्लाई करेगा हिज इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड कि क्या ये जो ऑडिट कंप्लीट हुआ है इसकी फाइंडिंग में इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कोई रिकॉर्ड में, कोई डॉक्यूमेंट्स में। तो वो जब सेटिस्फैक्शन उसकी होगी तो फिर वो 122(1) और या 4 की तरफ वो मूव करेगा। मीनिंग देयर बाय कि अब ऑडिट जो है वो जो 122 की अमेंडमेंट है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन जो किया गया है जो कि 2 जजमेंट से बड़ी इंपॉर्टेंट, एक चप्पल बिल्डर्स की है, दूसरी सेंट्रल इंश्योरेंस की है और तीसरी उसके बाद EFU की आई थी। उसमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन को ये एक्सप्लेन किया गया कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि इनडिस्प्यूटेबल हो, क्लियर हो, एग्जैक्ट हो और विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन हो, विदाउट एनी ट्रायल हो और किसी किस्म की इसके ऊपर जो है कोई मतलब जो है राय कायम न की जाए। और ये इटसेल्फ जो है वो रिकॉर्ड से आप ये साबित करेगी ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज वो उसको ओपन नहीं कर सकता। ये इतना आसान नहीं है कि वो क्योंकि हर इंफॉर्मेशन जो है ये भी हेल्ड हुआ है कि हर इंफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि डेफिनेट इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन है जो कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस के कंस्ट्रूड की जाएगी। हर केस की अपनी नौयत है, उसके मुताबिक उस डेफिनेट इंफॉर्मेशन को लाया जाएगा। अदरवाइज ऐसा आसान काम नहीं है कि आप हर केस को ओपन कर दें और उसके मुताबिक उसको कर दें। जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसे कि सेंट्रल इंश्योरेंस में ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खूबसूरत कि अगर आपने तमाम मटीरियल फैक्ट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं विदाउट एनी कंसीलमेंट के, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने अपना माइंड भी जुडिशली अप्लाई कर दिया है,
तो सब्सिक्वेंटली वो उसको ओपन नहीं कर सकते कि जनाब चेंज ऑफ ओपिनियन की वजह से या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की वजह से या किसी और की वजह से वो उस असेसमेंट को वो चेंज नहीं कर सकते, उसको रीओपन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है उसी जजमेंट में ये भी कहा गया है कि कोई जो FBI के सर्कुलर्स है या रूलिंग्स है या किसी किस्म की है वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि ये इसके अलावा जो हाईकोर्ट की जजमेंट है 2013 PDD 1884 जिसमें महकमे ने केस रीओपन किया था ओबरा फार्मूला के ऊपर, ओबरा फार्मूला के ऊपर केस रीओपन करके और कहा कि ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो हाई कोर्ट ने कहा ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो आप फर्दर उसे प्रोब कर रहे हैं, फर्दर रेट मांग रहे हैं उससे, फर्दर उसे इंक्वायरीज कर रहे हैं, तो ये आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना आसान नहीं है कि ये हर केस को रीओपन कर ले महकमा, आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ है कि जब तक पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगी, कमिश्नर कंसीडर नहीं कर लेगा, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करेगा, उस वक्त तो डेफिनेट नहीं हो सकती। इसके बाद जो है Thank you very much, Mohammad Asif Rana साहब। जी आप तेज जरा माइक में हो, एक मिनट क्वेश्चन ले लें, कोई इशू नहीं। चलो अच्छा सर, एक रिफ़ंड अप्लाई किया था 170 में, और जब हमने रिफ़ंड एप्लीकेशन सबमिट की तो उसके बाद जो है वो कमिश्नर ने, कंसर्न कमिश्नर जो है वो हमें नोटिस इशू कर दिया 122 का, ठीक है, कि भाई हमारे पास जो है वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये मतलब जो FBR के रेट के ऊपर है ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमने जो है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी हमने उसके ऊपर डिक्लेयर किया था। तो मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये जो हम टैक्स पे करते हैं 236K का, क्या वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में आता है कि वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है? मैं पूर्व विश्वास व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसका अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच जी। जी जो मैं समझ पाया हूँ आपका सवाल वो ये है कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट जो सेक्शन 68 में FBR ने रेट्स दिए हैं, जिनके ऊपर टैक्स कलेक्शन तमाम वो अथॉरिटीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से वो कलेक्ट करते हैं, वो क्या बेसिस हैं टू डिटरमिन के कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जाए। तो मेरा आंसर ये है कि सेक्शन 68 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर ये है कि एक बेंचमार्क रेट प्रोवाइड कर दें किसी भी इलाके के या किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से, ताकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है उसके वक्त पे जो टैक्सेस ने कलेक्ट होना है वो उस मिनिमम थ्रेशोल्ड पे कलेक्ट हो। So there is a possibility that there may be a variance between the actual consideration paid for the property and the fair market of the value which is determined by the board. So the fair market value which is determined by the board under section 68 does not constitute a definite information कि आपने कोई कंसीलमेंट की है। If you have sufficient explanation to establish कि हाँ मेरी जो ट्रांजैक्शन है मिसाल के तौर पे 100 रुपए पे हुई, जो FBR का रेट है वो 120 रुपए है, ये 20 रुपए जो है वो डिफरेंशियल जो है वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस कैन नॉट बी द बेसिस। अच्छा, अब पहले आपको याद होगा 236W एक सेक्शन इंसर्ट किया गया कुछ अरसे के लिए, लेटर ऑन वो ओमिट कर दिया गया। उसका पर्पस था बेसिकली 236W का कि अगर किसी शख्स की एक्चुअल वैल्यू या कंसिडरेशन वो जो पे कर रहा है किसी प्रॉपर्टी के लिए और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें कोई वेरिएंस है, तो जो डिफरेंशियल है 20 रुपए का जिसका भी जिक्र किया गया, उस पे 236W में टैक्स लिया जाता रहा है कि ये इसलिए ले रहे हैं कि इसके हवाले से भी डिस्प्यूट नहीं किया जाएगा। लेटर ऑन दैट सेक्शन हैज बीन ओमिटेड, और अब जो एक्चुअल कंसिडरेशन फॉर द प्रॉपर्टी है दैट विल बी द बेसिक वैल्यू। ये सिर्फ सेक्शन 68 में 236K(C) के जो टैक्स कलेक्शन है ये सिर्फ वैल्यू उस पर्पस के लिए है, ये उस पर्पस के लिए नहीं है।
अच्छा सर वो सेक्शन अच्छा, मैंने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी परचेज की, वो अपनी मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। उसके अंदर जो 236 मुझसे ये है ना, जो परचेज के ऊपर लिया जाता है, वो उन्होंने 46 लाख रुपए के हिसाब से मुझसे लिया पर एकड़। दैट वाज एन एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन जब इट कम्स टू द एक्चुअल वैल्यू व्हिच आई हैव पेड, दैट वाज 36,15,000 रुपए। सो आई गॉट द रजिस्ट्री at 36,15,000 but paid the tax on that amount. Now the question would be that I am of the view that in future there might be a tax question on the part of the tax authority that you have paid tax on 46,15,000 and at the same time you have got a sale deed registered at 36,15,000. There is a differential. So we wrote in the title of that registered deed कि ये वैल्यू फॉर द पर्पसेस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है, whereas the actual consideration for the property is 36,15,000. So ये एक नोशनल वैल्यू है। कभी भी वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की स्टैटिक किसी जगह पे नहीं हो सकती। एक लैंड यहाँ पे है, एक लैंड उसके पीछे है, जो पीछे है उसको एक्सेस नहीं है, उसकी जगह की वैल्यू 100 रुपए है, इसकी जगह की वैल्यू 200 रुपए है। सो ये सिर्फ एक नोशनल रेट्स हैं जो फॉर द पर्पसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स दे दिए गए हैं। सो दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। तो सर सेक्शन जो 68 है उसमें क्लॉज है कि फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द पर्पस, तो आप वही वाला जो है सेक्शन 68 जरा जी पढ़े। दो साल मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, मैं टेक द रिफ्यूज फ्रॉम देम। तो लाइफलाइन है आज की इसमें, कौन मरेगा करोड़पति? अभी तो साहब आप ही हैं। जी आप सबसेक्शन प्लीज बता दें। तो सेक्शन 4 है 5 है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ 68 है यार, 68 की सब क्लॉज 100 तो दे दे मेरा। ये जो WhatsApp 4 है वो FDR के रेट के साथ है, फाइल जो DC WhatsApp और भी इशू है, लेकिन ये पहले एक कर लेना। नहीं, मतलब that should be a precise question and if you can read the law from where you derive this question. पता है इनका मतलब जो मेरा कहना 4 में आ रहा है वही परसेंट में तुम क्या खेल रहे हो? सर एक नंबर ऑर्डिनेंस सेक्शन 68 4 है। ये ना 4 जो है 68 का 4 68 का 4 तो ये कह रहे हैं कि क्या? मैं पढ़ देता हूँ, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3, the board may from time to time by notification with the official gazette determine the fair market value of a more property of the area or areas as may be specified in the notification. So this is the power of the board. आप मेरा सब सेक्शन 6 में कह रहे हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लॉज 4 से वैल्यूएशन फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 111, ये आप फिर देखिए कि ये मेरा डिवीजन जो 18 है पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये मैं एक दफा देख लूं, ये उस हवाले से है। आप अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन काइंडली सर मैं वो सेक्शन रेलेवेंट सेक्शन में एक सर ये सेक्शन 5 इसका है 111 का 5 probably you are referring to 6. उसकी जो है वो क्लॉज है 4 जी मैं वहाँ आपको लेके आता हूँ सर। Valuation for तो the- वही जो भट्ट साहब ने पहले कहा था ना कि पूरे सेक्शन को कंप्लीट पढ़ना है, अब आपके सामने मैं दोबारा कंप्लीट पढ़ता हूँ, सिर्फ 4 को नहीं पढ़ना। In respect of immovable property, component A of the formula in subsection 2 of section 37. So what is section 37 subsection 2? Capital gain. Consideration received as mentioned in division 10 of part 4 of first schedule. अब आप इसके बारे में बताइए कि आपने पढ़ा? So you cannot directly go to part 4. This has a specific purpose. Now clause 3 अगर देखें तो वो tax collection के हवाले से
value of immovable property as mentioned in division 18 of part 4 of second schedule। आप division 18 of part 4 of second schedule देखिए तो 236 और वो सारे वो कह रहे हैं CFA advance tax on purchase of Purchase immovable of property। जी। So this pertains to advance tax on purchase of immovable property। आगे फिर है valuation for the purposes of section 111 shall not be less than the market value as determined under subsection 4 or 5। तो ये क्वेश्चन है। ये अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है अच्छा अब यहाँ पे मेरा आंसर है देखिए सेक्शन 111 जो है ना कि एब्सोल्यूट टेस्ट नहीं है किसी चीज को डिटरमिन करने के लिए। वो यकीनन आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपने जो इन्वेस्टिचर किया है किसी प्रॉपर्टी के अंदर वो सपोज आपने दिखाया 100 रुपए का, मेरे मुताबिक फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है। If you have sufficient justification to explain that due to this reason the value of the property is not 120 it is 100। So section 111 को अगर आप देखें तो वो आपसे explanation मांग सकता है with regard to the investment in the property or any asset। तो आप उसको explain करेंगे और अगर वो लगा उसे कि वो explanation correct है तो we will not make any addition। सर ये लॉ है ना, लॉ तो अब कैसे हम उसको सपोर्ट, कोई प्रेसिडेंट होगा कोई फेयर मार्केट वैल्यू जहाँ पे ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11 शैल नॉट बी लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 4 और 5। अब लॉ जो है वो इसके ऊपर क्लियर है। नहीं 4 और 5 में आएगा उसमें तरीका 4 और बताया 5 गया है, वो आपने आना उधर ही है। लेकिन पता है कि व्हाट्सएप हो गया है लोग कर क्या रहे, इनका क्वेश्चन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। उन्होंने पहले मुझसे किया था, लोग कर क्या रहे हैं, लोग एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 3-4 तरह की ट्रांजैक्शन, 3-4 तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है, जी जी 3-4 तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है। पहला बंदा क्या करेगा, वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो खाली छोड़ देगा, अमाउंट नहीं लिखेगा, ठीक पता ही कुछ नहीं है भाई क्या हो रहा है, तो भाई कितने का है, ओ जी वो देख लेंगे, हम कर लेंगे, आप छोड़ें, आप करें इसको, अच्छा ठीक है जनाब, वो बाद में पता लगता है। दूसरा क्या करता है वो कि वो प्राइस 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसने एग्रीमेंट को सेल किया 3 करोड़ रुपए का, वो फिर मार्केट से मैच ही नहीं करता, हमें आके कहानियां सुनानी शुरू कर देते हैं कि आप मान लें कि एग्रीमेंट को सेल हो गया। तो भाई खुदा का नाम लो, ठीक है एफबीआर की वैल्यू है। देखिए जब ये आया था इसका, क्योंकि इसमें मैं काफी सेमिनार कर चुका हूँ, आप लोगों के अल्लाह के हुक्म से और आप लोगों की वजह से मुझे चीजें ज़बानी याद हो गई है। ये आया क्यों था, जब ये आया था एफबीआर का रेट तो उन्होंने आपको पहले दिए थे, एफएमवी दी थी, लोगों की चीजें निकल गई, लोगों ने कहा जनाब मैं तो डीसी रेट पे एंट्री करता हूँ, आप मुझे एफएमवी पे करेंगे वो तो किधर का किधर पहुंच जाएगा, लड़ाई पड़ गई। बिल में यही हुआ था, जब वो एक्ट बना तो उन्होंने कहा अच्छा यार एक काम करते हैं, आपको एतराज है ना, हम आपको दरमियान में एक वैल्यू दे देते हैं जो कि एफएमवी और डीसी रेट के अंदर होगी, ना वो एक्चुअल कॉस्ट होगी ना वो एफएमवी होगी, तो आप इससे कम पे नहीं आप जा सकते, ये एटलीस्ट आप इस पे टैक्सेस दें। डब्ल्यू वाला व्हाट्सएप में बड़ा अच्छा था, 3% आप पे करते थे, जो एक्चुअल कॉस्ट का और एफबीआर का फर्क था, काफी लोगों ने किया हुआ है, लोगों ने 236 डब्ल्यू अवेल भी किया हुआ है। तो हम क्या करते थे कि जो उसने पे किया और प्लस डब्ल्यू दोनों को ऐड कर देते थे और वो एफबीआर के रेट के बराबर आ जाता था। अब आगे बारी के लोग अब चौथा बंदा क्या कर रहा है, चौथा क्या करता है कि ट्रांजैक्शन तो वो करता है 4 करोड़ रुपए पे और एफबीआर के रेट पे रजिस्ट्री सारा कुछ करके एग्रीमेंट सब उसके बराबर कर देता है। अगर तो अच्छा फिर एक 5वां भी है, अब आप कहेंगे कैसे कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकल में हर तरह का बंदा आ रहा है। एक ऐसी जगह पे भी केस मेरे पास आया है जिसमें एक्चुअल परचेज प्राइस उसके एफबीआर के रेट से वाकई कम है, ऐसी जगह भी है जहां पे वाकई रेट कम है, वहां आप एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई आपने 10 लाख दिया पर मल्ला मुझे 6 लाख रुपए में मिला, मैं आपको साबित कर देता हूं, आप चले मेरे साथ वैल्यूएशन करवा देते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से पूछ लें, बाकी लोग ट्रांजैक्शन कितने पे कर रहे हैं वो भी चेक कर लें। असल में पर्पस क्या है, घुमा फिरा के लोग ये चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन तो मैं ज्यादा वैल्यू पे करूं और कम वैल्यू पे शो करके उस चीज को मैं कवर कर लूं, लेकिन सब ऐसे नहीं है, केस टू केस बेसिस पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। मसलन एक बंदे, अब इन्होंने जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि एक बंदे की एफबीआर का रेट है 28 मिलियन, उसने परचेज किया 13.5 मिलियन पे,
मैंने इनसे सवाल किया भाई ये है लो डिफरेंस, ये कहां से आ गया भाई? अगर तो तुम ये साबित कर देते हो वैल्यूअर के थ्रू, सर्वे के थ्रू, या पैरेलल ट्रांजैक्शन मुझे दिखा दो वहां लोग कितने पे कर रहे हैं उसी लोकेलिटी में। व्हाट्सएप का पॉइंट बहुत अच्छा है, कहां पे है, किस तरह का है, उस कोने पे है, फ्रंट पे है, बैक पे है, ये फैक्टर काउंट होते हैं। लेकिन कितना टुकड़े चेक्स हैं, 100% का फर्क कैसे पड़ जाएगा भाई? चलो 100% भी मान लेंगे, बट बर्डन ऑफ प्रूफ हमें ये साबित करना पड़ेगा कि भाई मैंने एफबीआर के रेट से कम पे चीज ली है, और जितने लोग ज्यादा पे ले रहे हैं हम उसी को डिक्लेयर कर रहे हैं 111 पर्पस के लिए। तो आप अपने केस को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आपने कम प्राइस पे लिया है, बराबर की प्राइस पे लिया है, ज्यादा प्राइस पे लिया है, या प्राइस आपने लिखी कोई नहीं है। तो हर तरह की ट्रांजैक्शन है, उसके मुताबिक आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ना कि आप एक जेन में खाली इसको बना के बैठ जाएं जनाब यहाँ ये लिखा हुआ है तो एफबीआर के रेट से ऊपर मैं जा नहीं सकता। तो भाई फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ऑलवेज अवेलेबल है। आपने अगर 4 करोड़ का एसेट खरीदा है, कितने केसेस है जिसमें मेरे क्लाइंट ने ज्यादा पे प्राइस पे किया है, मैंने उसको कैश फ्लो के अंदर और वैल्यू को वही वैल्यू शो की है जो उसने पे की है। अच्छा अब ये भी एक सवाल है, आपने खरीदा कम या ज्यादा पे है, तो आप एफबीआर की वैल्यू डालनी है या कौन सी शो करनी है? जो आपने एक्चुअली पे की है, चाहे वो एफबीआर के रेट से कम है, चाहे वो एफबीआर के रेट से ज्यादा है, जो एक्चुअली आपने पे किया है, अनलेस 236 डब्ल्यू अंदर ना आए, तो जो आप पेमेंट करेंगे 100 रुपए की चीज मैंने 70 की ली, 70 पे शो होगी जनाब। अगर मैंने उसको 1.5 लाख पे खरीदा 100 को 150 पे, तो फिर आप 150 शो करेंगे, रियल ट्रांजैक्शन बाहर आएगी। तो मेरा ख्याल है कि काफी चीजें आप लोगों की इस तरह कवर हो जाएगी, बजाय ये कि बस मैं ये पढ़ता रहूं और अपनी जेन में कॉन्सेप्ट एक बना के बैठ जाऊं। तो भाई हर केस को आपकी उसके कॉन्टेक्स्ट में चेक करना पड़ेगा, इसका एग्रीमेंट टू सेल क्या कहता है, इसकी रजिस्ट्री किस वैल्यू पे हुई है, इसकी बैंक स्टेटमेंट क्या कहती है, इसने शो कितने पे किया है, ये सारे फैक्टर्स आपको काउंट करने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास जवाब आएगा, ना कि हम एक चीज पढ़ के तो एक मतलब निकाल के बैठ जाए। नहीं सर, इसमें जो है ना वो ये चीज़ जो लिखी हुई है वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11, कि जब आप वैल्यूएशन करेंगे किसी प्रॉपर्टी की और सेक्शन मैं बताता हूं, आप इसको 4 और 5 में आप 4 और 5 भी पढ़े ना, 4 और 5 क्या कहता है? 4-5 ये कह रहा है ना कि मिनिमम जो वैल्यू है एफबीआर का जो रेट है वो मिनिमम वैल्यू बस उसने यही है। अगर एफबीआर रेट नहीं है वहां पे जो है वो डीसी वो वैल्यू तो फिर वो ऑप्शन या व्हाटएवर कुछ और है, वो आ जाएगा। नहीं सर, वो और चीज है। जो सेक्शन 4 है वो ये कह रहा है कि जो आपका झगड़ा सेक्शन का है या वैल्यू का है? सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये क्लॉज जो 4 है इसके ऊपर है, जहाँ पे वो ये कह रहा है वैल्यूएशन फॉर चार दिखाओ यार, ऊपर करो भाई। Valuation for the purpose of अच्छा उनका सवाल सुन लेते हैं बजाय हम अपनी बातें करते हैं। वो फिर मुझे- valuation for the purpose of section 11 shall not be less than the fair market value as determined under subsection 4 or 5। ये आप 4 पढ़ रहे हैं? सर 4 में कहता है notwithstanding anything contained in subsection 1 1 and 3 बोर्ड में जो पावर है ना वो है बोर्ड की डिटरमिन तो करने बोर्ड ने की, जो और यहाँ पे किसी सब जगह बोर्ड ने की determine वैल्यू कर दिया। डिटरमिन नहीं एक है। मिनट बोर्ड ने जितने आपको बड़े शहरों के रेट्स दिए है पर मरला, पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर यार्ड, बिल्डिंग का वो जो उन्होंने जो दिया है वो एफएमवी तो नहीं है, वो तो बोर्ड के रेट्स है। आप उसमें से मुझे मैच करके दिखा दें, आपको कम प्राइस पे भी चीज मिल रही है, ज्यादा पे भी मिल रही है। These are, जैसे बर्सन ने क्लियर किया, these are only meant for 236 और 236 पर्पस के लिए है। सर आप इसको रिलेट करें ना सब क्लॉज 4 को 4 और 5 से। अब कर तो दिया भाई, और क्या करें? एफएमवी बोर्ड ने जो आपको प्रिस्क्राइब किया नोटिफिकेशन के थ्रू, वो वैल्यू है, वैल्यूएशन बस दे दिया आपको। सर वैल्यूएशन किस चीज की? सेक्शन प्रॉपर्टी 111 की और किसकी? नहीं, सेक्शन 111 में वैल्यूएशन किस चीज की होती है? 111 में वैल्यूएशन नहीं हो रही, 68 के अंदर हो रही है। वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11 111। ट्रिपल वन। अब देखो दो चीजें अलग है, एक ये है कि मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या निकाल ली है, दूसरा मैंने पेमेंट कितनी की है। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। सर आप पेमेंट का पूछ रहे हैं या वैल्यू का पूछ सर रहे हैं? मैं वैल्यूएशन किस पर्पस के लिए होती है सेक्शन 111? वैल्यूएशन उसने दी कि आप एफबीआर के रेट से कम नहीं करेंगे जहां अवेलेबल है, ये वैल्यूएशन है। सर आप 4 और 5 भी पढ़ लेना, दोनों पढ़ ले आप। सर सेक्शन 111 में जब हम आते हैं उसमें क्या चीज डिटरमिन होती है कि वो आपकी सोर्स unexplained- पूछता है, Source सुने पूछता सुने, वो 5 चीजें पूछता है। अगर आपकी अमाउंट कोई क्रेडिट हुई, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, आपने कोई प्रोडक्शन का डाटा पकड़ा गया, आपकी कोई इनकम पकड़ी गई जिस पे टैक्स लगना था, उसको 111 लगाएगा वो। वैल्यू इन्वेस्टमेंट मैंने की 4 करोड़ रुपए की, 100 मैंने कर दी 1.5 करोड़ रुपए की। एक बात कर रहा हूं मैं,
बाकी 25 किधर गया भाई? सर वैल्यूएशन यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। सोर्स होना एक अलग चीज है, वैल्यूएशन होना एक अलग चीज है। अच्छा एक काम करें फिर, आप ना मुझे 236 सी और के ना अपनी फेयर मार्केट वैल्यू पे पे करो। आ जाओ, पर्पस उसके छोड़ दो वैल्यू। सर मैं तो उस पे कर रहा हूँ जो बोर्ड ने किया। मैं आपको फायदा दे रहा हूँ, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सर नोटिफिकेशन इशू हो। मैं कह रहा हूँ कि 236 के आपने पे करना है, उसके ऊपर और सोर्स शो करना है 4 करोड़ में। खत्म हो गई बात। आपको देखिए बोर्ड ने नदीम साहब सब आगे चले बोर्ड ने आगे चले आगे चले हो गया। इसको कंक्लूड करते हैं। बेसिकली ना जो आपका सवाल है वो आप ठीक कह रहे हैं, कुछ बातें इसमें आपकी किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्ट है ना, देखिए 111 वो कह रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 111, यानी कमिश्नर जब आपको वैल्यूएशन के लिए नोटिस देगा तो तब उसने फेयर मार्केट वैल्यू जो डिटरमाइंड बाय द बोर्ड है वो आपको कंफर्ट करना। नाउ द क्वेश्चन इज, जब आपने इन रियलिटी वो जगह depending on the location of that property, is it off road, it is on the main road, या देखें आप जितने भी वैल्यूएशन आप इनकी देखेंगे तो एक जेनेरिक पर मरला या उन्होंने रेट दिया हुआ। अच्छा एक प्रॉपर्टी उतने ही साइज की मेन रोड पे है, एक प्रॉपर्टी उतने ही साइज पे बैक साइड पे है। अगर आप कमिश्नर साहब को ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये जनरल रेट प्रोवाइडेड है, मैंने एक्चुअली इस जगह पे जगह प्रॉपर्टी बैक साइड पे ली है जिसकी वैल्यू ये नहीं ये है, तो आई थिंक यू आर एबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज बेसिकली फॉर द कमिश्नर कि वो फॉर द पर्पसेस ऑफ वैल्यूएशन उसको 111 के लिए, क्योंकि 111 का नोटिस टैक्स पेयर तो अपने आप को नहीं दे सकता, ये नोटिस तो कमिश्नर ही इशू करेगा टैक्स पेयर को। सो वो कमिश्नर साहब जब आपको नोटिस देंगे तो एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए जो वैल्यूएशन करेंगे वो वही फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड बाय द बोर्ड है, या जहां बोर्ड ने डिटरमाइन नहीं की उसके डीसी रेट को आपको कन्वर्ट कराएंगे। और अगर आप यू आर इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन कि मैंने इससे कम वैल्यू पे ली है, तो यू हैव द कमिश्नर शुड एक्सेप्ट दैट if provided you have ample justification for that. Thank you. मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं जी, एक सिर्फ प्रैक्टिकली चुकी हुआ है मेरे साथ, तो मैं वो आपको बता देता हूँ नॉलेज पर्पस के लिए शेयर करता हूँ। एक प्लॉट ना बंदे ने अज्यूम करता हूँ 60 लाख का लिया। जब एफबीआर का रेट चेक किया गया तो पता लगा कि वो आ गया 70 लाख। सो का नोटिस इशू हो गया जनाब, ये फर्क है, आपने ये कब में किया आप बताएं। मैंने बंदे को पूछा भाई ये क्या किस्सा है, ये इतना फर्क क्यों आ रहा है? उन्होंने कहा जी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, आप जरा चेक करें। जब उसको चेक किया गया क्योंकि प्रैक्टिकली ये हो रहा है, आप भी अपने क्लाइंट में ये चेक कीजिएगा। उस केस में ये हुआ जो मैंने जवाब दिया कि भाई मैंने प्लॉट नहीं लिया, मुझे एलोकेशन ऑफ प्लॉट हुआ और उसके ट्रांसफर लेटर पे लिखा हुआ है कि अभी प्लॉट की आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं हुई, कोई पता नहीं कहाँ होगा, इस फेज के कहाँ कोने में, फ्रंट में, मिड में कहाँ होगा कोई पता नहीं है, और वो प्राइस कम होती है एज कंपेयर टू प्लॉट के। तो अगर आपको एलोकेशन ऑफ प्लॉट हुआ है तो वो एफबीआर के रेट से कम ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, और अगर प्लॉट है तो फिर जाहिर बात है जो इतनी बहस हो गई है, बाकी क्वेश्चन जो उनका है तो वो कर सकते हैं। जी मेरा भाई, मेरे दोस्तों से गुजारिश होगी जरा क्वेश्चन प्रिसाइज हो और टू द पॉइंट हो, हम ताकि इररिलेवेंट चीज पे हम वक्त जाया ना करें। प्लीज आप क्वेश्चन को अपने ट्वीट करके पेश करें। साहब ने ना अभी आगे डेफिनेटली तो आपने अभी एनी इन्फॉर्मेशन इतना डिपार्टमेंट जब भी असेसमेंट का नोटिस ओपन करेगा उसमें पहले डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को वेट करेगा, उसके बाद टैक्स पेयर को नोटिस आता है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन यूज करता है 1 2 3 पॉइंट। टैक्स पेयर उसके रिप्लाई में कहता है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और आप जिसको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं वो किसी में भी नहीं होगा। ठीक हो गया, मीन हमारे जो असेसमेंट का नोटिस इसको विड्रॉ करें क्योंकि हम क्लियर, हमारे पास सोर्स भी है, हमने टैक्स को भी कहीं पे भी मतलब ईवीएन के साथ, पर फिर भी उसके बाद जब वो रिप्लाई जब आते हैं चाहे वो जजमेंट में रेफरेंस दे देता है, टैक्स पेयर के पास फिर भी 2 ऑप्शन होते हैं,
या तो उनसे फिर सेटलमेंट एक्ट में जाके करा या फिर अपील होने जा रहा है। उसमें किसी में कोई थोड़ा सा गाइड मैं इस पे नहीं मुनव्वर साहब है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे पास इस तरह को इसके ऊपर काफी डेलीगेशन है नहीं मुनव्वर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई का क्वेश्चन जो था डेफिनेट इंफॉर्मेशन के ऊपर, देखिए इसको पूरे सेक्शन के स्कोप को देखना पड़ेगा कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन कहाँ से थोड़ा सा इसकी आप हिस्ट्री में अगर आप चले जाएं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये 122 की एप्लीकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। हम एक रिटर्न, एक गोशवारा, एक सभा सबमिट करते हैं, अगर वो कंप्लीट हो विद ऑल रिस्पेक्ट तो वो आपका डीमिंग ऑर्डर बन जाता है सेक्शन 120 के तहत। जब वो ऑर्डर आपका बन गया, एक डीमिंग ऑर्डर बन गया जो आपकी रिटर्न है, तो उसमें जो नया ऑर्डिनेंस अब तो है वो भी पुराना हो चुका है, तो ये एक ऑडिट बेस्ड, एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर बेस्ड एक कानून बनाया गया था कि उसको जो भी आपका डिक्लेरेशन है उसको चेक किया जाएगा। उस हवाले से इसमें सेक्शन 122 इंसर्ट किया गया। अल्टीमेटली असेसमेंट सेक्शन 122 में होनी है और उस हवाले से सेक्शन 170 इंसर्ट किया गया और 284 कोर्ट के पास पावर इंसर्ट की थी। इस तरह आपका ऑडिट होना, आपके उस ऑडिट में कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी जो आपने जो सेक्शन 122(5) की तीनों कंडीशंस को मीट फॉर करती है कि वो आपकी अंडर असेस्ड हो, मिस क्लासिफिकेशन हो, या तीसरी कंडीशन टू लोअर रेट हो, उस हवाले से कोई ऐसी चीज है तो वो आपको इंटीमेट करेंगे वहां के ऊपर कि आपने जो आपका डिक्लेरेशन है टू दैट एक्सटेंट ये आपकी जो रिकॉर्ड साबित कर रहा है उसमें भी दो चीजें हैं, एक्वायर्ड फ्रॉम ऑडिट और अदरवाइज डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अब 177(6) में इंसर्ट कर दिया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट, जब तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे तो आपकी वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन कंस्टिट्यूट नहीं होगी। आपको 122(9) के इशू करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है कि आप अपनी चीजों को रिफाइन करें, एक्सप्लेन करें। उसके बाद भी ऐसी कोई शॉर्टकमिंग है, कोई डिफॉल्ट आपके पार्ट पे रह जाता है तो फिर वो कंस्टिट्यूट होगी डेफिनेट इंफॉर्मेशन और फिर 122(9) इशू होगा आपको। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी पहले मिलती है 122(9) से पहले, और 122(9) तब इशू होगा जब ऑर्डर कोर्ट कन्फ्रंट करवा के आपको उस चीजों को रिफाइन कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको और उस डेफिनेट इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि हर इंफॉर्मेशन डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जब ऑर्डर रिपोर्ट इशू हो गई वो डेफिनेट की बुनियाद पे नहीं है, वो जो उन्होंने ऑर्डर की में ऑब्जर्व किया वो आपको कन्फ्रंट करवा दिया, आपने नहीं एक्सप्लेन किया, आप उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके, तो वो ऑर्डर ऑब्जर्वेशन जो है वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो आपको वो शोकाज करें। ये तो कानून का मंशा है। अब वो करते क्या हैं, तो वो ऑर्डर कहाँ होता है या किस तरह करते हैं, हम भी नहीं कंप्लाइंस करते अगर ऑर्डर के लिए सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसकी बुनियाद जो आपके हेड्स होते हैं, जो आपके एक्सपेंस होते हैं, जहां उनको वो पसंद आती है जो चीजें वो आपको कंफर्म करवा देते हैं और वो कहते हैं कि ये 122(8) के तहत ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है तो आपके, लेकिन वहां भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी चीजें बहुत ज्यादा हमने चीजों को फैलाकर और एक्सप्लेन कर दिया। हमारा जो आज का एक्चुअली टॉपिक था वो 122 के हवाले से, तो हम अगर टू दैट एक्सटेंट हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें तो वो मेरा ख्याल है जो सारे बहन भाई बैठे हुए हैं तो उनके लिए शायद वो चीज़ों को बेहतर हो जाए उनको अंडरस्टैंड करना। उस हवाले से जैसे मैंने पहले बताया कि डीम्ड ऑर्डर हो जाता है 120 का, जो हमने रिटर्न जो कागज का एक सफा फाइल किया है अगर वो अच्छी तरह मुकम्मल है, कंप्लीट है हर एंगल से, तो वो एक डीम्ड ऑर्डर हो जाएगा। अब उसको देखना उन्होंने है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, उसके ऊपर कोई चीजें, कोई टैक्स की ओवेजन तो की, कोई टैक्स चोरी तो नहीं किया गया, कोई चीजें कंसील तो नहीं की गई, उसके पास डिपार्टमेंट को इख्तियार दिया गया है कि आपने वो चीजों को 122 में देखना है। उस हवाले से कुछ लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन
लगाई गई हैं, टैक्स पेयर के ऊपर भी हैं और बोर्ड डिपार्टमेंट के ऊपर भी हैं। वहाँ सबसे जो पहली रिस्ट्रिक्शन है वो 122(2) के तहत एक लिमिटेशन दे दी गई है कि आपने इन चीज़ों को कब तक देख सकते हैं आप। 2009 से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, जो रिटर्न की सबमिशन की डेट थी, जो डीम्ड ऑर्डर की डेट थी, वो आपसे 5 साल के अंदर आप उसको देख सकते थे। 2009 में अमेंडमेंट आई, उस वाले से बेतहाशा केसेस हैं, मेजर रिटायर्ड सीएम अनवर की जजमेंट्स है और फिर सब्सिक्वेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की ईडन बिल्डर्स की जजमेंट उस वाले से आती है कि एक तो उसकी एप्लीकेशन जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है जो 122(2) में अमेंडमेंट आई। 2009 के बाद ये आया कि फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो था उस लिमिटेशन का उसको एक्सटेंड कर दिया गया। लिमिटेशन 5 साल ही रखी गई, जो बेसिक जो प्राइमरी लिमिटेशन थी वो 5 साल ही रखी गई, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया गया कि वो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में आप रिटर्न फाइल करते हैं। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दोस्त ऐसे भी कर रहे हैं कि वो लिमिटेशन को काउंट करते हैं कि आपने रिटर्न लायबल टू बी फाइल्ड जिस साल में थी, जिस तरह सपोज 2017 अब टाइम बार्ड हो रहा है, तो इसकी रिटर्न जो है वो आपकी आई उसमें सितंबर 2017 में, तो वहां से 30 से 2018 को काउंट करके तो आगे चल पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप 2 साल के बाद भी रिटर्न फाइल करते हैं तो वो लिमिटेशन वहां से स्टार्ट हुई, क्योंकि वर्ड यूज किया गया कि जिस साल में आपने रिटर्न फाइल की है, या ना कि वो उस साल के हवाले से लिमिटेशन है। तो आपने जिस साल में रिटर्न फाइल की गई है उसका जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उससे आगे 5 साल काउंट करें। अब इसके बाद 122(3) है कि आप रिटर्न को रिवाइज कर देते हैं 114(6) के तहत और उसकी कंडीशन 6(a) के तहत आपको, तो वो आपका एक डीमिंग ऑर्डर बन जाएगा। जब आप उसको आपने रिवाइज कर दिया तो जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो सीज टू इट्स एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। अब उन्होंने अमेंड करना है, फर्दर अमेंड करना है, तो वो 122(4) में आएंगे। डिपार्टमेंट एक ये गलती करता है और ये मेरे दोस्तों को भी इस चीज के मद्देनजर रखना चाहिए कि वहां पे ये इस चीज को मद्देनजर रखें कि आपने कहीं रिवीजन तो नहीं है, जहां रिवीजन है तो आया वो जो 122(9) का आपको नोटिस दिया गया है वो आपको 120 मेंशन करके दे रहे हैं या 122(4) के हवाले से वो नोटिस दे रहे हैं। अमूमन डिपार्टमेंट ये गलती करता है कि वो 120(1) को बावजूद इसके रिटर्न रिवाइज हो चुकी है, तो वो एक जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है। आप उस चीज को स्टेज पे ले सकते हैं, उस हवाले से जजमेंट है हाई कोर्ट की जाहिद जी फैब्रिस की जजमेंट है, उसमें यही अपलोड किया गया कि जहाँ पे रिटर्न रिवाइज हो जाती है तो ओरिजिनल रिटर्न को वो आप अमेंड नहीं किया जा सकता। 122(4) के हवाले से बड़ी देर असर बहस हो चुकी है कि विद इन द लेटर ऑफ उसको आपने किसमें से करना है। दोनों में से 5 साल, अगर आप दी एंड ऑफ द क्लोजिंग डेट 2017 30 से 2023 को टाइम बार्ड हो रहा है, आप रिवाइज कर देते हैं लास्ट डे को, तो 1 साल और आपका बढ़ जाएगा। महकमे के पास इख्तियार है उसको रिकमेंड कर सकता है। 122(5) के हवाले से अभी मेरे भाई ने डेफिनेट इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ जजमेंट्स की थी, वो जो तमाम की तमाम एक्चुअली सेक्शन 65 के हवाले से, रिपील्ड ऑर्डिनेंस के हवाले से, नए ऑर्डिनेंस के हवाले से जो बेसिक जजमेंट थी खान CNT की आई थी 2013 PTT 844, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी जजमेंट थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ओगरा फार्मूला एक साइंटिफिक बेस्ड फार्मूला है और ये इस केस में ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, तो वो जजमेंट रिवर्स होगी। उसके बाद एक और जजमेंट है क्रेडिट एंट्रीज के हवाले से, सिक्का पेंट्स की जजमेंट है, टैक्स पेयर के खिलाफ है, लेकिन अगर उस जजमेंट को पढ़ लिया जाए तो उसमें भी कुछ पैरामीटर्स दे दिए गए जिसमें ये कहा गया है कि ये काम करेंगे तो महकमे के पास इख्तियार होगा कि ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। 122(5) एक रिविजनरी जुरिस्डिक्शन है, इसका जो कंसेप्ट है पैरेलल टू सेक्शन 66A ऑफ द 79 ऑर्डिनेंस था, उसी को ऑलमोस्ट उन्होंने सर्टेन अमेंडमेंट्स इसमें इंसर्ट किया गया है कि ये ऐसा ऑर्डर जो कि 122 की रिटर्न हो या 122(a) का ऑर्डर हो, उसके ऊपर उन्होंने देखना है कि उसमें कोई ऐसी
जो erroneousness और subject to prejudicial to the interest of value, एक कंडीशन के ऊपर नहीं लगेगा। Lexo Labs की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि साइमल्टेनियस कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए दोनों की, तो वो erroneousness ऐसी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उसको प्रेजुडिस भी रेवेन्यू का हो तो फिर ही होगा। अगर एक कंडीशन है तो फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। अब डिपार्टमेंट जहाँ दिल करता है वहाँ पे ये कर देता है कि जनाब आपने ये चीज़ आपने रिकंसिलिएशन में फलां चीज़ें आपने इनफ्लो डिक्लेयर की हुए थे, लेकिन उसमें आपके कोई एविडेंस नहीं है। पहली बात तो ये कि वहाँ पे एविडेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है रिटर्न के साथ, इसको प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न है। लेकिन वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन की जजमेंट है, उन्होंने कहा है कि वो उस जो डीम्ड ऑर्डर है 120 का ऑर्डर है, जो एक रिटर्न है और उसके साथ जो नेक्चर्स है उससे बाहर नहीं जा सकते। उससे अगर बाहर जाना है तो वो उन्होंने एक्वायर्ड फ्रॉम ऑर्डर और अदरवाइज में जाना है। 122(5) की जुरिसडिक्शन को अज्यूम करना है। सेक्शन 122(5) के हवाले से उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है टू द एक्सटेंट ऑफ रिटर्न, और इस हवाले से ये कदरे रिस्ट्रिक्टिव किस्म की है। इंक्वायरी का वर्ड वहाँ पे इंसर्ट किया गया था, लेकिन वहाँ पे भी एक सबके लिए अहम है कि एक फुल बेंच बनाया गया था ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में इसी हवाले से कि आया 122(5) के स्कोप में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि 170 के तहत मांगा जा सकता है वो मांग सकते हैं। तो वहाँ पे फुल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट उसने अपहोल्ड किया सिर्फ इस क्वेश्चन के डिटरमिन करते हुए कि आप जिस तरह 177 में आप डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन कॉल करते हैं 122(5) के स्कोप में नहीं कर सकते। 2017 पीटीडी 1911 में जजमेंट है, बहुत अच्छी जजमेंट है, सारे वो लोग भाई वहाँ उसको देखे। फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट सिर्फ किसी पर्पस के लिए किया गया था कि आपने देखना है, तो स्कोप को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और उसमें से 105(a) के बाद यहाँ पे एक और इशू आ जाता है कि क्या वो चीजें जो ऑलरेडी आपकी एडजस्ट हो चुकी है स्टडी के जो चुकी है उसके ऊपर दोबारा 122(5) लग सकता है। तो 122(5) के हवाले से वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, जो चीजें आपकी अपील में आप चले जाए जो ग्राउंड्स है उनके ऊपर नहीं लगता, क्योंकि वो मर्ज हो जाता है ऑर्डर सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर के साथ। तो जो नए इशू के ऊपर तो लग सकता है वहाँ नहीं लग सकता। 122(9) का नोटिस है, डेफिनेट 122(8) के तहत डेफिनेट इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। 122(9) में अपॉर्चुनिटी देने, अब वहाँ पे जिस तरह सेल्स टैक्स में होता था सेक्शन 11 के तहत के कुछ टाइम लिमिटेशन प्रोवाइड की गई थी, वो यहाँ भी टाइम लिमिटेशन प्रोवाइड कर दी गई। वहाँ एक चीज़ अहम आपने देखनी है कि 90 डेज का पहले 120 दिन तक का इनिशियल जो प्राइमरी थी, फिर 180 दिन 2021 के बाद से कर दी गई। लेकिन वहाँ पे 90 डेज का एक लिवरेज दे दिया गया है कमिश्नर को कि वो उसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है जिसको हम लोग थोड़ा नॉर्मल लेते हैं कि वो रीजन इन राइटिंग का वर्ड यूज किया गया है। महकमा ये करता है कि 100 केसों को एक लिस्ट बनाई और कमिश्नर से अप्रूवल ली, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ अगर इन राइटिंग रीजन नहीं है उसकी एक्सटेंशन की तो वो वैलिड एक्सटेंशन नहीं है, तो उस हवाले से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये प्रिसाइजली उस एंगल से था। बाकी अपने भाई के क्वेश्चन का भी अपनी कम मीटिंग के मुताबिक मैंने अपना जवाब दे दिया। मजीद है तो मैं 111 में पहले भी बात हुई है, ताकि जरा करंट सिनेरियो में 111 का जो इशू होता है इसके सीक्वेंस को जरा फिर से देखिए 111 का जो टाइटल है अनएक्सप्लेन्ड इनकम, ये एडिशन वहाँ हो सकती है जहाँ आप किसी भी इनकम को वो अनएक्सप्लेन डिक्लेयर कर देंगे। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर देखी जाए तो सेक्शन 111 की 4 बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि वेयर ए पर्सन फेल्स टू एक्सप्लेन कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ चीज़ें आ रही हैं क्रेडिट इंटरेस्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे। बी ये है कि आपने वैल्यूएबल आर्टिकल के ऑनर आप होते हैं या आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं। सी एक्सपेंडिचर को डील कर रही है।
और डी जो आपकी है कि वो आपने कुछ सेल्स प्रोडक्शन की है कंसीक्वेंट उस हवाले से है। यहाँ शुरू में ये था कि बेशक स्टैच्यू में ये चीज़ें शामिल नहीं की थी कि इसमें कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि इसमें आपने एक सेपरेट नोटिस देना है, लेकिन कोर्ट्स ने ऑनरेबल ट्रिब्यूनल की बेतहाशा जजमेंट थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर हाई कोर्ट ने मोहम्मद शफीक के नाम से एक जजमेंट आई इनिशियली, उसके बाद फकीर हुसैन की जजमेंट आई और उसके बाद बेतहाशा और भी उसको फॉलो करते हुए हाई कोर्ट की जजमेंट, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई बशीर हुसैन डिसीज के हवाले से कि जहाँ पे उन्होंने सेक्शन 111 को कहा गया कि ये आपने पहले इशू करना है। डिपार्टमेंट ये करता था कि 122(9) दे दिया, साथ 111 दे दिए जवाब में उसने दे दिया, लेकिन वहां पे उसमें ये कहा गया कि आपने डेफिनेट कंस्टिट्यूट करनी है। वो कैसे आपने डेफिनेट करनी है कि पहले आप उसको देखेंगे कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ये आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास एक्सप्लेनेशन है, अगर नहीं है तो फिर 122(9) का नोटिस फिर आप उसको डेफिनेट कंस्टिट्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो वहां पे कहा गया कि आपने पहले 111 का नोटिस देना, लेकिन वो फर्दर अब जब आ गई है अमेंडमेंट्स आ गई हैं 122 में 111 में कि जहां पे आप स्पेसिफिकली बट उस हवाले से 122(9) में आप उस चीजों को उसी एडिशन को कन्फ्रंट करवा देते हैं, तो एक सेपरेट 111 का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन हम रेट्रोस्पेक्टिव उसको करेंगे, यानी पहले जहाँ पे हमें सेपरेट देना पड़ता था नहीं, ये जब से अमेंडमेंट आई उसके बाद से जो नोटिस इशू हो रहे हैं पहले वालों के नहीं, उस वाले से रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के ऊपर शादिया जफर का केस है और हाई कोर्ट की जजमेंट है, साजिद महमूद जैसे साजिद यूनिवर्सिटी साहब की जजमेंट है, शादिया जफर उसमें ये कैटेगोरिकली अफोर्ड किया गया कि इसकी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगी, ये प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसकी, यानी जब से हैं उससे आगे से ये इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि एक्चुअली जो प्रोसीजरल लॉ है ना, साल के हवाले से नहीं हम इसको ले सकते, इसकी डेट ऑफ इशुएंस के हवाले से इसको लेंगे। डेट ऑफ इशुएंस के हवाले से ऑब्वियसली अब जो है 16, 17, 18 है तो वो दूसरे बात ये है, लेकिन ये प्रोसीजरल लॉ है, जिस तरह बैंक इस्लामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया पहले लाइली में था कि ये सब्सटेंटिव लॉ है तो इसकी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगी, तो उन्होंने कहा नहीं ये प्रोसीजरल लॉ है 122 में, तो अब इसकी तो ऑब्वियसली क्योंकि वो उसकी प्रोसीजर है तो इसके हवाले से जो इसकी डेट ऑफ जो इंसर्शन या के बाद का जो इशुएंस है उसके बाद इसको देना है, जो पहले इशू हो चुके हैं वो बनाना ही उसके ऊपर एप्लीकेबल है। 19 के अगर नोटिस इसकी इंसर्शन के बाद इशू हुए हैं तो फिर वो कंडीशन एप्लीकेबल है। थैंक यू। वो पूछना था जरूर सर, एक मेरा सवाल ये है कि 122 में अमेंडमेंट है, एक ओरिजिनल असेसमेंट की और एक है 121 की। 121 की जो है वो 122 में 121 के ऑर्डर की 122 में अगर अमेंडमेंट उसने कर दी तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? उसमें एक ओरिजिनल असेसमेंट है और एक है दो किस्म की असेसमेंट हो सकती है 122 121 की जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है और 120 की जो ओरिजिनल असेसमेंट है। दूसरा जो है जैसे भाई ने क्वेश्चन किया इसमें 111 में उसकी सब सेक्शन 2 की क्लॉज 2 है, उसमें कुछ टाइम पीरियड मेंशन है, उसमें मेंशन है कि जिस साल में भी डिस्कवर होगी कोई भी इस किस्म की कंसीलमेंट तो उसका जो है वो कितने सालों तक वो कर सकते हैं, हालांकि उधर टाइम इधर है टाइम लिमिट, उधर नहीं है। एक इसी से छोटा सा एक और सवाल था, ये जो 111 की सेक्शन में उसने ये बताया कि अदर सोर्स में चार्ज होगी, जो अदर सोर्स में सेक्शन 39 है, 39 जो है इसको क्रॉस रेफरेंस उस तरह से नहीं है जैसे पिछला रिपील्ड ऑर्डिनेंस था, उसमें सेक्शन 30 की सेक्शन जो है 2 सब सेक्शन 2 में वो सेक्शन 13 का रेफरेंस देता था कि वो 13 जो थी सेक्शन 111 के इक्विवेलेंट जो थी वो 1979 के ऑर्डिनेंस में, तो चार्जिंग सेक्शन जो है 39 इसमें रेफरेंस नहीं है 111 का, उसकी जरा बता देंगे। इनका जवाब जो है शायद एक जजमेंट शायद आपने पढ़ ली हो जिसमें ये है क्वेश्चन है ट्रिब्यूनल की इस्लामाबाद बेंच की ये जजमेंट है, उसमें इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अगर आप कर ले तो मैं उसकी साइटेशन भी अगर आप नहीं आपके तो उसमें इसी बुनियाद के ऊपर टैक्स पेयर को लिख दिया गया कि क्योंकि
39 जिस तरह वो पुराना सेक्शन 13 होता था उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कॉरस्पॉन्डिंग उसकी अमेंडमेंट वो इसमें नहीं है, तो वहाँ पे रिलीज दिया गया। वो पूरी आपका जो क्वेश्चन है प्रिसाइज वो उसको डील कर ये रहा है। लेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन थे जस्टिस शाह साहब के आप सॉरी जज का वो उनकी जजमेंट है। ये मैं पुरुषवाद बात सब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा आपने ना वो मैं आपको शायद मतलब साहब था वो लेट चेयरमैन है, ये उनकी जजमेंट है और मैं आपको अंदर तक जानता हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि आपका हमेशा सवाल जो बड़ा टेक्निकल किस्म का होता है। काइंडली आपको हम ये भी भूल गया, आपका पहला सवाल क्या था? सर 121 की अमेंडमेंट 122 में कैसे? तो कहता है कि 120 का ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर या 120 ये दोनों की अमेंडमेंट के लिए 122 मैं दिखा दूं सर इसमें खोले। यानी जो आप ये कह रहे हैं कि जो 122 सेक्शन 122 का बंद खोल दो। वो 120 की भी अमेंडमेंट के लिए और 121 की भी अमेंडमेंट के लिए है। हाँ ये देखो इसकी वर्डिंग तो देखो। 121 के लिए कैसे? 120 122 वन में ये लिखा हुआ था कि 120 और 121। अब आप ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप एक टैक्स पेयर हैं, आपको 114 का नोटिस दिया गया, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, या आपका ऑडिट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, आपने रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया, 177(10) के रेड विद आपकी 121 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कमिश्नर ने कर दी। अब 121 में एक ऑर्डर इंफील्ड आ गया। अब 122 में अगर आपने अमेंड करना है तो आपका सवाल ये है कि वो कैसे करेगा? ऑब्वियसली अगर उसको लेटर ऑन ये रिवील हो ऑन द बेसिस ऑफ अ डेफिनेट इंफॉर्मेशन कि एट द टाइम ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मैं ये चीज छोड़ गया हूँ, तो वो फर्दर अमेंडमेंट आपकी असेसमेंट की कर सकता है। 121 का स्टेटस फिर खत्म हो जाएगा। नहीं यानी कि अब होगा ये कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई वो अमेंड हो जाएगी, बिकॉज बेस्ट जजमेंट की जो असेसमेंट होनी है 121 में उससे भी तो एक ऑर्डर इन फील्ड आना है। जो ऑर्डर इन फील्ड आएगा वो 122(1) में जाके फिर अमेंड हो सकता है अगर कोई नई इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाए जो उस स्टेज पे नहीं थी। और दूसरा सवाल सर अगर किसी का बाकी अलग बैठ के भी आपके साथ 121 में अगर कोई ऑर्डर पास हो गया तो अगर आप पर्सनल अपील नहीं करते हैं और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कमिश्नर को और उससे कहते हैं कि अब आपके पास पावर है 122(1) में आप इसको भी अमेंड कर सकते हैं, तो ये मैं अगर इसको इस तरह से समझूं तो मैं गलत समझूंगा इसको? यानी अगर मैं ये कहूं कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, आपने 177(10) में जो भी एडिशन करनी थी बेस्ट जज पे उसमें अब मैं रिकॉर्ड दे देता हूं, आप सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अब उस डेफिनेट क्योंकि 121 की डेफिनेट इंफॉर्मेशन में लिखा है ऑर्डर आर अदरवाइज, ये दोनों के लिए 121 के लिए भी है और यहाँ 121 एक के लिए मिनट के लिए रुकिए। जी अब आपका एक 121 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो चुका है, अब तो एक अवेलेबल ऑर्डर बन चुका है। नाउ द कमिश्नर हैज बिकम फंक्शनल ऑफिशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट असेसमेंट। यस अब ये तो उसका इख्तियार है कि वो आपको दोबारा नोटिस दे 122 का, आप जाके उसको तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे नोटिस 122 का दे दें, अब आपको मैं रिकॉर्ड दे देता हूँ। सो दिस इज नॉट द केस। नाउ 121 का जो ऑर्डर इन फील्ड आया है वो 127 में अपीलेबल ऑर्डर है, यू कैन ऑलवेज फाइल एन अपील। 122 में रिवीजन में हाँ आपके पास ये बड़ा अच्छी बात थी कि 122A में कमिश्नर कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड, वो आप कमिश्नर से कॉल फॉर करवा के वो प्रॉपराइटरी उसको देख सकता है, वो आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि 122 में फिर जाके वो तो फिर उसकी मर्जी है, वो आपको नोटिस दे, हाँ जिस तरह आप करवाते हैं वो आप ठीक कह रहे हैं। I think your question has been clear. Yeah, anyway, next question please. Ask the mic there, the middle of the mic there please. सर इसमें एक तो और वर्ड है वो भी जरा देखें एंड नहीं है। दूसरा सर ने जो भी कहा एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि चार्जिंग सेक्शन में अगर ना हो तो नहीं हो सकता, इसके अगेंस्ट भी सर जजमेंट है। अच्छा एक और भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। जो मैंने पढ़ा इसके अंदर हाई कोर्ट की है या ट्रिब्यूनल की वो जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा ये जरूरी नहीं है कि अगर चार्जिंग सेक्शन में वो लिखा नहीं, जैसे आप 153 सेक्शन पढ़ते हैं, अब ये भी बड़ा मेरा क्वेश्चन था, 153 सेक्शन विद होल्डिंग सेक्शन वो आपको ये बता रहा है कि ये टैक्स जो कटेगा एफटीआर में कब जाएगा, मिनिमम में कब जाएगा, नॉर्मल में कब जाएगा, तो हाउ दी विद होल्डिंग टैक्स
सेक्शन विल टेल यू कि जी ये फाइनल है कि नहीं है, वो तो चार्जिंग सेक्शन ही नहीं है। तो एक और बात, ये जरूरी नहीं है कि अगर चार्जिंग सेक्शन नहीं कुछ बता रहा तो आप टैक्स नहीं कटवाएंगे या उसको आप अपने फेवर में ले जाएंगे। तो काइंडली ये दोनों चीजें जेहन में रखें, अगर फेवर में है तो अगेंस्ट वाली भी साथ पढ़ लें। अब इसका मतलब आप पैसे दिए बगैर निकलना चाह रहे हैं, सीधी बात है। ये बात तो नहीं हो सकती ना, जाकिर को पागल तो नहीं बैठा हुआ उधर, वो पूछेगा भाई आपने टैक्स देना था, चार्जिंग सेक्शन नहीं कहते, मान लिया मैंने कहीं। और दूसरी बात ये है, पुराना लॉ उसमें सर उस जजमेंट में ना उसने पुराना लॉ भी रेफर किया कि आल्दो के पीछे जो सेक्शन था वो चार्जिंग में था, लेकिन अगर चार्जिंग ओमिट कर देता या नहीं कोट करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप टैक्स नहीं देंगे। ये कोई प्ली नहीं आपकी जो रीजनेबल बनती है। और अगर आप फेवर ले भी लेंगे तो अल्टीमेटली टैक्स से कैसे बचेंगे आप, वो एक पॉइंट अपनी जगह बनेगा। अच्छा उसका मैं थोड़ा सा एक जवाब दे दूं। एक सर ट्रिपल वन नहीं एक सॉरी मुझे उसका ना एक जवाब देना है, वो पहले सवाल आया था उनका टाइम फॉरेन लिमिटेशन जवाब फॉरेन के वाले हाँ, बता रहे हैं। तो उसमें जो है डिस्कवरी अगर हो भी जाती है तो अमेंडमेंट तो इसी सेक्शन के तहत करनी है, यहाँ टाइम लिमिटेशन है। वो एक मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर वो के बड़े पैसे लेके जवाब फाइल की है। एक नॉन रेजिडेंट मतलब जो नॉन आउट ऑफ पाकिस्तान एसेट के वाले से आपका सवाल है, तो वो जवाब मैं आपसे शेयर कर देता हूँ विदाउट नेमिंग द टैक्स पेयर। उसमें हमने यही पॉइंट लिए कि आपके पास अमेंड करने का जो सेक्शन है ना वो 122 ही है। अगर वो लिमिटेशन गुजर गई है तो आप 111 में ये नहीं कह सकते कि जिस ईयर में मुझे डिस्कवर होगा उस ईयर में मैं ऐड कर दूंगा। ये तो 100 अमेंड आपने उसी एक्चुअली अमेंडमेंट तो उसी में होगी। तो वो आपको मेरे वाले साहब ने वो जवाब लिखा है, मैं इतना काबिल नहीं, वो मैं आपसे जवाब शेयर कर दूँ। मुझे आपकी ना वो चीज़ों को कंक्लूड करना आ गया उसके साथ। चलिए की बात आप थोड़ा ऐड करना चाहते थे उनके लिए या फिर इन्फॉर्मेशन के हवाले से कुछ ऐड करना नहीं, चाहते वो उनके लिए जो उन्होंने सवाल किया। देखिए बात यह कि सर ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। हर सब सेक्शन को उन्होंने 1 से लेकर 8 तक उन्होंने, मैं इनकी मेमोरी की दाद देता हूँ, उनको जजमेंट तक जुबानी याद है। तो इनसे अच्छा बंदा आपको कौन मिलेगा यार जो जुबानी जजमेंट आपको बोर्ड कर रहे हैं। हम तो समझ गए आपको 10-10 दफा पढ़ के आपको बोर्ड कर रहे हैं। माशाल्लाह इनकी मेहनत आपको तो नजर पता नहीं आई कि नहीं, मुझे तो बड़ी अच्छी तरह नजर आ रही है कि वो जुबानी कोड कर रहे हैं यार। इससे अच्छा बंदा आपको कहाँ मिलेगा यार। नंबर 1 अब उन्होंने सवाल किया, देखें अब जजमेंट्स की तरफ मैं 1.2 पॉइंट से ऐड करूंगा। जब भी आप कोई प्लीडिंग करें, मैं क्या करता हूं कि पॉइंट ऑफ लॉ भी लेकर आया करें और पॉइंट ऑफ फैक्ट भी किया करें। अक्सर लोग क्या करते हैं पॉइंट ऑफ लॉ तो एंड तक पहुंचा देते हैं, वो फैक्ट का पता ही कोई नहीं होता। ओ भाई तुम पैसे चोरी करके आए हो, कानून पढ़ा के मैं मार दिया तुमने, उसका भी तो कोई जवाब दो के नहीं देना तुमने। ठीक है कि टाइम बार्ड हो गया अगर आपने रिलीफ ले लिया, जो आपका जवाब है मैं उस तरफ आता हूँ। हर केस को उसकी नवीयत के हिसाब से पढ़े, वो अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता। उसके फैक्ट्स भी थ्रेश करें और लॉ भी थ्रेश करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी ट्रीटी जजमेंट है, इसमें जजमेंट्स है, प्रिंसिपल है कि पहले पॉइंट ऑफ लॉ ही थ्रेश होगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ फैक्ट आएगा। अगर पॉइंट ऑफ लॉ पे आप जीत जाते हैं तो फैक्ट की तो जरूरत ही नहीं रह जाती। मैं खुद भी 2-3 जगहों पे पॉइंट ऑफ लॉ पे विन करके आया हूँ, लेकिन पॉइंट ऑफ फैक्ट पे मैं हारा हुआ था, लेकिन पॉइंट ऑफ लॉ पे मैं विन कर गया। आपका सवाल ही आपने उसका ये जवाब देना है कि पहली बात तो ये है कि आपने 122(9) जो मुझे लगाया है वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन पे नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 आपने ये लिखना कि इवन अदरवाइज मेरे पास इन सारी चीजों का जवाब है और ये मैं आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद या तो आपको फेवर मिलेगी या आपके अगेंस्ट होगा। फेवर मिल जाए तो चुप कर देना भाई, अगेंस्ट होगा तो अपील में जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप पॉइंट ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों को थ्रेश करेंगे। एक आखिरी जजमेंट जो रिसेंटली मैं अहमद जवाद साहब कमिश्नर डील है उनके सामने था, एक जजमेंट मेरे पास आई कि नॉन रेजिडेंट को 111 सेक्शन नहीं लगता, लेकिन कब, जब वो अपने सोर्सेज को बाहर से पैसा लाने को एक्सप्लेन कर देगा तब। अब उन्होंने कहा जी खाली आप मुझे ये दे के चले जाएं कि जनाब चूंकि 4 करोड़ में प्रॉपर्टी मैंने यहाँ ली, बाहर से पैसा कोई नहीं आया तो मैं आपको छोड़ दूं। मैंने कहा जी सर ऐसे नहीं है, मैं आपके लिए पैसा भेजने का प्रूफ, किसने किसको भेजा, किस चैनल के थ्रू आया, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो उन्होंने 121 को भी बेस बनाया, टाइम बाउंड हुआ था, और पॉइंट ऑफ फैक्ट को भी अंदर लिखा, तमाम चीजें लिख के उन्होंने उसको एनल्ड कर दिया बेसिकली। आप लोगों का कोई और सवाल हो? जी जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन था, बैठ लीजिए।
टैक्स रिटर्न्स में अक्सर ये हो रहा है, जो प्रैक्टिकल इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब आप एक शख्स को पायलट बनाने के लिए 2021 या 22 की रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट 2016, 17, 18, 19, 20 का नोटिस इशू कर देता है। अब आप यहाँ बात हो रही थी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के मैक्सिमम पीरियड की, जो कि 5 साल है फ्रॉम दी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और साथ बात हो रही थी मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन रिवीजन ऑफ रिटर्न के हवाले से है। अच्छा, ऐसे केस में हमने एग्जामिन नहीं किया है कि जिसकी आपने 2016 की रिटर्न फाइल की है ना, आज से एक हफ्ता पहले दी, अगर आप उसको रिवाइज करने के लिए ओपन करते हैं तो वो एक मैसेज दे देता है आईडीएस सिस्टम में कि यू कैन नॉट रिवाइज दैट रिटर्न, क्योंकि इसका जो पीरियड है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रिटर्न वो लैप्स हो गया है। तो ये एक स्पेसिफिक एक इशू है जो मोर और लेस तकरीबन, देखिए आपने 2016 की रिटर्न फाइल की, 2017 की आज रिवीजन में, जहां तक मुझे याद है 114 के अंदर जब आप रिवाइज रिटर्न की बात करते हैं तो वो कहता है कि विदिन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप उसको रिवाइज कर सकते हैं बगैर अप्रूवल के। दूसरी वो ये कहता है कि आपको अप्रूवल नहीं चाहिए जहां आपका टैक्स पेबल बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा प्लीज इस हवाले से गाइड कीजिए कि अगर वो जो रिटर्न हमने आज या 2 महीने पहले फाइल की है, आज में उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, बिल स्टेटमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, तो सिस्टम आईआरएस उसको ओपन करने की इजाजत नहीं देता, जबकि लॉ बड़ा क्लियर है कि आप विदिन 2 months ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक सवाल है जो मेरा ख्याल इस पे आसिफ साहब आप रिप्लाई करना चाहेंगे? चलिए रीमर साहब पूछते हैं। देखिए, आपको अगर याद हो तो मैं 2-4 और ऐड कर देता हूँ अंदर। आपने एक किया, मैं आपको 2-3 और दे देता हूँ। अभी आप 2017 की जब जाके आप बैंक स्टेटमेंट रिवाइज करने जाएंगे, सिस्टम आपको उसकी परमिशन भी नहीं देगा, इवन कि आपने ड्यू डेट पे की होगी, ठीक है। आप तो बाद वाली की बात कर रहे हैं ना। मसला क्या है इसमें ना, जजमेंट्स आई हुई है बड़ी क्लियर कट, ट्रिब्यूनल की पहले भी हमने यूज की है। Whenever there is a clash between the system and the law, तो prevail law करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तो आप उस टाइम, अगर आपके पास लीगल बैकिंग है कि आप वाकई ही रिवाइज कर सकते हैं, आप एक उसका प्रिंट निकालें, सेव करके उसको मैनुअल उसकी बैंक स्टेटमेंट या जो भी रिटर्न है, अगर आप लीगली लेजिटिमेट राइट रखते हैं तब, अगर वो आपके पास है, अगर नहीं है फिर तो क्वेश्चन करने का पहले कोई नहीं, फिर तो वो फाइनल हो गया, टाइम बाउंड हो गया। सुन तो लेना सर, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिवाइज करने के लिए 60 दिन की प्रक्रिया लॉ ने आपको दी, 60 डेज का टाइम लॉ ने दिया बगैर अप्रूवल के। मैं उधर ही आ रहा हूँ, मिर्जा साहब उधर ही आ रहा हूँ। देखिए इशू अब क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि सिस्टम एफबीआर के ताबे नहीं है, वो आईटी का जो हेड बंदा है उसके पास है। अब लीगल डिपार्टमेंट का बंदा अलग है, आईटी का बंदा अलग है, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ये मेरा लेजिटिमेट राइट है, आप इसको ओपन करें ताकि मैं इसको रिवाइज कर सकूं। क्योंकि ट्रिब्यूनल की जजमेंट्स है और भी जजमेंट्स है जिसमें हेल्ड हुआ है कि अगर सिस्टम कोई कल को एक सर्कुलर आ जाता है, कोई सिस्टम में कोई बग आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो क्या मैं सिस्टम के ताबे हूं या लॉ के ताबे हूं? मैंने लॉ को फॉलो करना है, सिस्टम को मैंने फॉलो नहीं करना, क्योंकि सिस्टम ताबे पहले देखें, पहले आपको सर्कुलर और जो रूल्स पहले बनाए गए तो तभी ये रिटर्न आई थी ना, कि खुद ब खुद ही बन गई थी। पहले आपके रूल्स बनाए गए थे, इसमें फॉर्मेट दिए गए थे, इसकी आपको 7 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया, फिर वो फाइनल हुआ, तब वो अपलोड हुआ। तो अगर कानून में और सिस्टम में, जैसे मिनिमम टैक्स है, आप वो भी देख लें। आप एक कह रहे, मैं आपको 2 और दे देता हूँ। अब आप मिनिमम टैक्स अगर डालेंगे ना, कभी वो आपकी लायबिलिटी ज्यादा कर देता है, कभी वो कम कर देता है, कभी वो ठीक कर देता है। अब मैं यहाँ क्या करूँ, मैंने ताबे करना लॉ के मुताबिक।
जो मुझे लॉ कहेगा, कल को कोई क्लैश आएगा तो मैं कहूंगा जनाब ये लॉ अवेलेबल है, आप इसको इसके मुताबिक कर दें ताकि मैं अपनी रिटर्न रिवाइज कर जी भाई साहब थैंक यू। अब जो बात समझ आई है ना कि ये सिस्टम में फॉल्ट है, आरएस में फॉल्ट है, लॉ में नहीं है, और इसके लिए हम डेफिनेटली अप्रोच करना पड़ेगा जो आईटी के हैं एफबीआर में कि इसको जो है वो ओपन किया जाए, क्योंकि मेरा स्टैट्यूटरी राइट है। तो रेमेडी इज विद एफबीआर फॉर करेक्शन ऑफ सिस्टम, देयर इज नो उसमें लॉ में कोई हिंच नहीं कि हम उसको रिवाइज नहीं कर सकते। सर एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी लर्नर मेंबर? Any other question before my thank you for my सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रिटर्न सबमिट की 120 का डी असेसमेंट ऑर्डर हो गया, उसके रिटर्न के अंदर ये किया कि आपने रिफंड की डिस्ट्रो दी थी, नोटिस हुआ 221 में और उन्होंने कह दिया जी आपका रिफंड था, आपकी डिमांड पेबल है। सर छोटा सवाल ये है कि जो मेरा 120 का असेसमेंट ऑर्डर था उसकी क्या वैलिडिटी है, वो स्टैंड करता है, ये कौन सा स्टेटस है या कौन सा ऑर्डर जा रही है फील्ड? मेरा भाई आपके क्वेश्चन का जवाब पर शिवाल भट्ट साहब बैठे हैं, इसके फाइलियर है, वो जवाब देंगे, इस पे इनकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मौजूद है कि वो 221 में नहीं कर सकते। आपका सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत पुराना एड्रेस हो चुका है। इब्राहिम फाइबर्स की जजमेंट में ये होल्ड हो चुका है कि रिडीम्ड असेसमेंट है वो 221 में रेक्टिफाई नहीं हो सकती, because there are two different kinds of assessment. One assessment is कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे as it is a deemed assessment come into field. This comes into field by affection of law. There is no application of mind. This is what has been held by the Supreme Court, जो अभी जजमेंट का भी जिक्र हुआ खान सीएनजी स्टेशन वाली में कि application of mind नहीं होता। Now there is another order which comes into field when the commissioner applies his mind and passes an order. That comes into existence by virtue of amendment of assessment. Amended assessment पे 221 लग सकता है, क्योंकि वहाँ आप कह सकते हैं कि रेक्टिफाई कर रहा हूँ वो मिस्टेक जो उससे कमिट हुई है। तो इब्राहिम फाइबर्स की पहली जजमेंट आई थी जो रिट पिटीशन थी 13284 ऑफ 2012, मैं भी शेयर कर दूंगा। इब्राहिम फाइबर्स ये 19/9/2007 में हुआ क्या कि इसके अगेंस्ट जब सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट गया तो वो टाइम बार्ड क्योंकि अपील उन्होंने फाइल की, दैट वाज डिसमिस्ड इन लिमिनी। लेकिन लेटर ऑन a DP of the Honorable High Court has decided the same issue without discussing this Ibrahim Fibers, and I know the reason why they haven't discussed. तो उसमें भी यही होल्ड हुआ है कि 221 डीम्ड असेसमेंट पे नहीं लगता है। Hopefully I have answered your question. I get it, मुझे इस चीज का ध्यान आ तो हम एक टेम्पलेट रिप्लाई भी ग्रुप में शेयर कर देते हैं एज अ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन, जितने 221 के नोटिस आ रहे हैं मैंने एक टेम्पलेट रिप्लाई बनाया है वो मैं फाइल कर देता हूँ और उसमें ये कहता हूँ कि दिस इज अ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन एंड इन केस यू हैव एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन गिव मी अ रिप्लाई टू दैट, आई विल फाइल अ रिप्लाई ऑन मेरिट्स अगेन। तो ये जितने बेवकूफ लोग इस ऊपर वाली मंजिल पे बैठे हैं वो आज भी वही 221 के नोटिस दे रहे हैं और वो यकीनन 2017 के भी मुझे आए हुए जो कि 30 जून को टाइम बार हो जाएंगे और फिर आई डोंट नो हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट रेवेन्यू। ऑब्वियसली सवाल मेरा सिर्फ छोटा सा ये था कि 221 का ऑर्डर हो गया रिगार्डलेस के वो सही है या नहीं। जी जी पेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है या नहीं, वो उसकी बात में है। कौन सा असेसमेंट ऑर्डर जो है ना वो 120 का जो मेरा ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर था उसका क्या स्टेटस है? ये देखिए 121 में ही लिखा हुआ है, 221 में ही लिखा हुआ है कि वो अमेंडमेंट होगी एक्चुअली ओरिजिनल ऑर्डर में। ये रेक्टिफिकेशन जो है ना एक्चुअली ओरिजिनल ऑर्डर की एक्चुअली एक अमेंडमेंट है। तो रेक्टिफाइड जो ऑर्डर इन फील्ड आएगा वो अपीलेबल है, आप उसकी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। तो रेक्टिफाइड ऑर्डर विल बी इन फील्ड। आप एज रेक्टिफाइड आप कहना चाह रहे हैं? इस भाई का प्रश्न है वो ये है सर कि जो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर है अब उसका स्टेटस है कि एज अ डीम्ड ही है, वो वाला जो 114 की रिटर्न हमने फाइल की 120 इट इज ओरिजिनल असेसमेंट एज रेक्टिफाइड। इसको ज्यादा बेहतर अल्फाज में इट इज एन ओरिजिनल असेसमेंट एज रेक्टिफाइड। फील्ड में 221 साल हो गया। अब 221 का ऑर्डर आ गया ना, रेक्टिफिकेशन हुई तो ओरिजिनल असेसमेंट को उसने रेक्टिफाई किया तो लेटर ऑर्डर विद माय वो उसके अंदर हो जाएगा। लिमिटेशन पीरियड कब से काउंट होगा जो ओरिजिनल असेसमेंट का 122 में लिखा है?
अमेंडेड ऑर्डर आ गया ना आपके पास, वो आ गया तो उससे ही शुरू होगा ना, अब फील्ड में वो आ तो गया। का होगा नहीं, आप अब 122 की लिमिटेशन पूछ अब रहे मैं हैं। कह रहा हूं कि डीम्ड रेक्टिफाइड, वो डीम्ड ऑर्डर था वो रेक्टिफाई हो गया किस डेट को हुआ, उसके बाद अब 122 में कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन में उसमें ऐड करना ठीक है, क्लियर कहां से काउंट होगा, रेक्टिव डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर वाला ओरिजिनल जो था या रेक्टिफाइड ऑर्डर से होगा? इसके लिए मुझे 1 सेकंड किताब को देखना पड़ेगा। वो 122(4) में लेटर ऑफ 122(4) में जो है वो लेटर ऑफ। अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बड़ी बहस होती रही है दफ्तर में, बड़े उस्ताद आए, जो एंड पे नतीजा उन्होंने हासिल किया, और कुछ दिन पहले किसी दोस्त का फोन भी आया, मैंने उससे जवाब दिया। 122(2) जो है ना, वो है ब्लैंकेट लिमिटेशन कि कोई भी ऑर्डर इस पीरियड के बाद अमेंड नहीं हो सकता। अब थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है 122(4) को जब पढ़ते हैं तो उसमें 3 सब सेक्शंस रेफर्ड हैं। एक है सब सेक्शन 1, एक है सब सेक्शन 3 और तीसरा है सब सेक्शन 5A। ठीक है, अब वहां पर ये लगता है जैसे मिसाल के तौर पे 30 जून 2023 को अभी 2017 की लिमिटेशन लैप्स कर जाएगी। 29 जून 2023 को अगर ऑफिसर आपके ऑर्डर को अमेंड कर देता है तो सोचें कि क्या फिर 1 साल लिमिटेशन बढ़ गई। तो जो उस्तादों ने कहा कि नहीं बढ़ी, ब्लैंकेट लिमिटेशन जो है ना 122(2) में दे दी गई है। ये लेटर ऑफ का कतई ये मतलब नहीं है कि आप 29 जून 2023 को एक स्टूपिड किस्म की अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करें और 1 साल की मजीद लिमिटेशन अपनी बढ़ा लें। सो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन था। तो मेरा व्यू जाती ये है कि जो लिमिटेशन 122(2) की है वो ब्लैंकेट है, उससे बियॉन्ड कोई अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं हो सकती। 122(4) की ये जो अंडरस्टैंडिंग है, this is, there may be a difference of opinion, but this is a frivolous understanding of a provision of law. Thank you. Any other question from any member? फजाइल अली साहब, आप देख रहे हैं, बताइए आपके में क्वेश्चन। चलिए जी, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, हम समझते हैं कि काफी से हासिल बहस पे हुई है और तमाम दोस्तों ने इससे भरपूर फायदा उठाया होगा। आज हमारे लर्नड पैनलिस्ट से, उनके नॉलेज से, और जो डिबेट हुई है। चैप्टर तो ये बहुत लंबा है, बहुत वसी है। मेरा ख्याल इतनी भी इस पे मेरे पहले से अगर शुरू करेंगे बहस तो एक तवीली बहस है, क्योंकि इसमें जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बात है और 122(5) में जो है प्रेजुडिशियल इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और 19 है, ये लंबी एक बहस है। लेकिन लास्ट पे मैं जरूर सबमिट करूंगा कि जो मेरे अभी भाई नईम साहब ने कहा कि इस डेफिनेट इंफॉर्मेशन के हवाले से जो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो खान CNG अभी नासिर साहब ने रेफर की थी, सेंट्रल इंश्योरेंस और चैपल बिल्डर, ये 79 के ऑर्डिनेंस को पर्टेन करती थी। अब जो लेटेस्ट जजमेंट इस पे आई थी वो खान CNG जजमेंट थी। तो ये आप पढ़े जजमेंट 2013 PDD 884 जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है। 2013 PDD 884 2013 PDD 884 ये जस्टिस मंसूर साहब की जजमेंट है व्हेन ही वाज जज इन द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इस पे उन्होंने डेफिनेट इंफॉर्मेशन को बहुत खूबसूरत अंदाज से इंटरप्रेट किया है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इंटरप्रेट किया। मैं सब तो चैपल बिल्डर से भी ज्यादा अच्छे तरीके से और सेंट्रल इंश्योरेंस से भी ज्यादा अच्छे तरीके से किया है। Although this judgment was challenged in Supreme Court, लेकिन Supreme Court ने इस जजमेंट को रिवर्स किया है। लेकिन जो डेफिनेशन उन्होंने डेफिनेट इंफॉर्मेशन की दी है, जो इंटरप्रेट किया, उसको रिवर्स नहीं किया। उसने सिर्फ ये कहा जो ओपरा फार्मूला है, that was a definite information in that particular case। अदरवाइज उन्होंने जो फाइंडिंग है ना उनकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन के हवाले से, जो इंटरप्रिटेशन है, जो उन्होंने डेफिनेशन दी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया, उसको उन्होंने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। तो मैं समझता हूँ आज भी किसी भी केस में जब 122(5) का नोटिस आता है तो हमें खान CNG का केस के ऊपर जरूर रिलाई करना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी जजमेंट नईम साहब ने रेफर की, सिका पेन वाली। चलो खान CNG का नंबर क्या बताएंगे जरा? कौन सा? हाई कोर्ट का? हां, खान CNG के बारे में जी 2013 PDD 884 जी सुप्रीम कोर्ट में मैं बता रहा हूं कि वो सिर्फ उन्होंने पर्टिकुलर कहा कि वो ऑपरा फॉर्मूला वहां पे डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज प्रिंसिपली उसको अपहोल्ड है, जो प्रिंसिपल लेट डाउन है। जो सीधा पेन की मैंने साहब ने क्या साहब ने
जी सिक्का वाली जो बता रहे थे जी जी उसकी 2017 PDD 1911 2018 PDD 749 अस्सी वाली ये प्रैक्टिकली हमारे खिलाफ है, लेकिन इसमें जो पैरामीटर जस्टिस सलीम शेख साहब ने जो पैरामीटर्स में कुछ दे दिए हैं कि ये पैरामीटर्स होंगे डेफिनेट इंफॉर्मेशन को डिटरमिन करने के लिए। उसमें ये भी उन्होंने लिखा है कि इसमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन वेरी करती है केस टू केस, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, इसलिए कि कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें पैरामीटर्स ड्रॉ किए हैं, कम से कम ये चीजें पूरी होंगी तो फिर आप उसको डेफिनेट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ये भी बड़ी इसके ऊपर इम्पोर्टेंट जजमेंट है। एक और भी है, मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें हेडवाइज उन्होंने ना, वो मैं अब ट्रेस करके आपको देता हूँ कि स्टॉक इन ट्रेड में कब होगा डेफिनेट, डेटर्स में कब होगा, करेंटर्स में कब होगा, परचेज में कब होगा, सेल्स में कब होगा, एक्सपेंसेस में कब होगा, लोन में कब होगा। वो इससे भी ज़्यादा अगर ये वो वाली नहीं है तो मैं वो वाली भी आपको निकाल के देता हूँ जो हेडवाइज हर चीज़ को क्लियर करेगा कि कब ये इस हेड में ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन बनेगी। वैसे तो उसने बड़ा क्लियर कर दिया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं इसमें किया जा सकता। उसमें उन्होंने ना इसी का पेन बात होल किया कि हार्ड एंड फास्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं कि इन पैरामीटर्स को कम से कम मेंटेन करेंगे तो फिर ही जो है वो आप डेफिनेट इंफॉर्मेशन की तरफ आ सकते हैं। जैसे भाई का क्वेश्चन था, देखें आपने अपने केस को जैसे रदीप भट्ट साहब ने फरमाया, सबसे पहले आप assumption ऑफ jurisdiction पे डिफेंड करना है। देखिए assumption ऑफ jurisdiction डिफेक्टिव होगी तो फैक्ट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे भट्ट साहब ने कहा, मैं उनसे एग्री करता हूं, आपने लिखना है विदाउट प्रेजुडिस टू बाय लीगल jurisdiction action आई फर्दर सबमिट ऑन फैक्चुअल ग्राउंड, मुझे एक्सप्लेन कर देनी चाहिए अगर मैं बाइसली रिलीफ लेना चाहता हूं अपने कोर्ट से। अगर आपकी बात को नहीं मानते तो डेफिनेटली मेरे पास एपलेट फॉरम की रेमेडी है, लेकिन मैंने शुरू में कहा था हमें यहाँ पे बार लेवल पे एक ऐसा कंसेंसस बनाना चाहिए या फिर आपसे ऐसा कोई ट्रैक्टर लेना चाहिए तो जो सेटल्ड लॉ है वो डिपार्टमेंट उनको इंप्लीमेंटेशन करने का पाबंद हो, और जो ऑफिसर या जो भी डिपार्टमेंट ऑफिसर उसको वायलेट करे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीकाकार होना चाहिए कि अगर वो अपील में जाके अनल हो जाता है फैसला और उसी बेस के ऊपर, उसी ग्राउंड के ऊपर जो मैंने नीचे ट्रायल में दी है, तो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के साथ भी उस हवाले से कोई बात होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें एफबीआर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑफिसर्स को डेफिनेटली मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा एक सेंटर बैठा। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी 2013 पीडीडी पेज 884 है, 2013 पीडीडी पेज 884, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका पे इनकी 2017 पीडीडी ये आसिफ साहब ने जी वो जजमेंट ढूंढ ली है, जरा नोट कर ले, जो हेडवाइज है। ये 2015 पीटीडी आगे ट्रिप है 2241, ये जरूर पढ़िएगा हेडवाइज ना, ताकि और क्लैरिटी हो जाएगी इसके। खान सी यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में गई उसकी भी कोई दोस्त लोगों को कहना चाहिए वो भी नोट कर ले या नहीं, नंबर साहब नोट कर दिलाएं माशाल्लाह। 2017 पीडीडी पेज उसका है 1731, 2017 पीडीडी पेज है 173 पर, और सिका पे इनकी जो जजमेंट है जो अभी रेफर कर रहे थे और नहीं चाहते रेफर किए वो है 2018 पीडीडी पेज 749, और इस पे पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जो नहीं साहब निकाल के लाए हैं वो है 2019 पीडीडी पेज है 2001। जी कोई any other question या कोई और बात को दोस्त करना चाहेंगे? चलिए लास्ट में मैं अपने प्रेसिडेंट साहब जनाब परवेज साहब से गुजारिश करूंगा कि कंक्लूड करने के लिए तशरीफ लाएं आज के लेक्चर को। जनाब परवेज खवातीन और हज़रात, आज का जो लेक्चर था वो हमने बड़े सोच समझ के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आजकल जो ज़्यादातर नोटिस हमें आ रहे हैं वो 122 के हवाले से आ रहे हैं, और डेफिनेटली ये एक रिलेटेड सेक्शन था बहुत दूसरे बहुत सारे सेक्शंस के साथ। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें ज़रूरी था कि इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं या जो इसके जजमेंट इसके ऊपर आई है वो आप सब दोस्तों के सामने शेयर हो जानी चाहिए।
ताकि आप जब आपके केसेस में ये नोटिस इस किस्म का आए तो आपने उसको किस तरीके से इसको हैंडल करना। बहरहाल आज के जो दोस्त जिन्होंने इसके लिए आपको गाइड किया वो डेफिनेटली एक वो लोग हैं जो डेली केसेस में हाई कोर्ट में पेश होते हैं, और दूसरे इसमें ऐसे भी दोस्त हैं नदीम बादशाह जो रिसर्च वर्क भी जो अपने जब इसको कोई टॉपिक दिया जाता है तो इनका कोई रिसर्च वर्क भी होता है। और इस तरीके से आज के सेक्शंस के हवाले से कि एक तो आपके नॉलेज में वो रिसर्च वर्क भी आ गया, और दूसरा जो हमारी मुख्तलिफ कोर्ट्स है उन्होंने इस सेक्शन के हवाले से क्या बोल किया है वो भी आप दोस्तों के सामने आ गया। और इस सिलसिले में कुछ बड़े टेक्निकल से सवालात आप दोस्तों ने किए, वो भी उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई, और ये भी आपके नॉलेज में आ गया कि अगर इस किस्म की सूरत हाल को पैदा होती है तो हमने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। बहरहाल ये सिलसिला हमारा इसी तरह जारी रहेगा, और नेक्स्ट जो वीक है उसमें एक तो आपके सामने के बजट जो है 9 तारीख को कल गालबन आएगा, तो उसके ऊपर भी हमने एक तो पहले प्री बजट सेमिनार भी किया था, पोस्ट बजट सेमिनार, और ये पोस्ट बजट सेमिनार जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक नया बजट आ रहा है, और नए बजट में टैक्स लॉस के हवाले से वो क्या क्या तब्दीलियाँ क्या अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, और उसके नुक्ता निगाह से हमारा क्या व्यू होगा। तो इस सिलसिले में 15 जून को हमने यहाँ पर ऑडिटोरियम जो है वहाँ पर हमने पोस्ट बजट सेमिनार का अरेंजमेंट किया है, और उस तारीख को इसके ऊपर एक बड़ी सेरेसल बहस होगी, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल होगा, क्योंकि फेस तो आप ही ने करना है, गवर्नमेंट ने तो लॉज बना देने हैं, और वो समटाइम्स ऐसे लॉज होते हैं जिनमें एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर गुजारिश है कि वो मामला जब कोर्ट्स में जाए उससे पहले भी अगर आपके नॉलेज में आ जाए कि इस सेक्शन को या इस अमेंडमेंट को किस तरीके से हमने देखना है, किस तरीके से इसको डील करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम दोस्तों का पोस्ट बजट जो सेमिनार है 15 जून को जो ऑडिटोरियम में हो रहा है उसमें भी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप उसमें शिरकत फरमाएं, और इसके लिए हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के नुक्ता निगाह से जो स्पीकर्स हैं जो अपने फील्ड में बहुत माहिर हैं, वो आपको उन अमेंडमेंट्स के हवाले से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो अमेंडमेंट्स आएंगी या जो नए कोई सेक्शन आएंगे उसके ऊपर वो आपको अपने डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमने इसी बहस को थोड़ा सा और मज़ीद के उन सीनियर दोस्तों को पैनल के ऊपर भी रखा है कि जो उस लेक्चर्स के बाद आप दोस्तों के जो सवालात होंगे उसके ऊपर वो आपको मज़ीद गाइड कर सकें। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है वो शिरकत फरमाएं। इसी तरीके